ओके चलो ना फिर चालू करते हैं, बोलो। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10। सो क्या होता है कंपोजिशन स्कीम? तो हमने बोला टैक्स पेयर्स के लिए, क्या बोला, टैक्स पेयर्स के लिए हमने एक स्कीम लाया, कंपोजिशन स्कीम। टैक्स पेयर बेसिकली बोलना है मेरे को जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन। एक बंदा जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वॉलंटरी, या जो एज पर सेक्शन 22 लाइबल हो चुका है बिकॉज इज टर्नर एक्सीडेड आइदर बाय 20, 40 और 10 वॉट एवर। तो एक टैक्स पेयर जब जीएसटी में मैंने बोला रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, तो उसके पास कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्ट्रेशन लेने का भी एक बेनिफिट है। स्कीम है, एक किस्म के बेनिफिशियल स्कीम है। तो एक नॉर्मल जीएसटी टैक्स पेयर के लिए क्या कंप्लायंस होते हो समझ लो, तो कंपोजिशन स्कीम क्यों बेनिफिशियल हो समझ आएगी। सो बोलता है जब तू कभी एक जीएसटी का टैक्स पेयर बनेगा, जब कभी तू एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा, नॉर्मल वाला रजिस्ट्रेशन, तो उसमें क्या होगा, तुझे अपने सारे सेल्स इनवॉइस से संभाल के रखने हैं, तुझे सारे अपने परचेस इनवॉइसेस एक्सपेंसेस के बिल संभाल के रखने हैं, ताकि उससे उसके अगेंस्ट तुझे क्या मिलता है, आईटीसी। तुझे टाइम टू टाइम रिटर्न्स फाइल करना है, जीएसटी में कोई अमेंडमेंट आए, तेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल हुआ, रेट वेट चेंज हो गया, ये अप टू डेट तुझे रखना पड़ेगा खुद को जीएसटी के नॉलेज के साथ। दूसरी बात, ये सब एक बिजनेसमैन कर नहीं सकता, तो वो किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा, एक प्रैक्टिशनर अपॉइंट करेगा, एंड वो प्रैक्टिशनर तेरा जीएसटी कंप्लायंस करवा के देगा, तेरा जीएसटी रिटर्न भरा के देगा। तो प्रैक्टिशनर क्या लेगा बोलो, जल्दी फीस लेगा। सो कहीं ना कहीं जीएसटी का कंप्लायंस करने के लिए तुम्हें खर्चा भी लग रहा है। मंथली रिटर्न फाइल करना ही है, साथ में लास्ट में एट द ईयर एंड एनुअल कंप्लायंस भी करना पड़ता है। ये जो सारे बिल्स वगैरह है, ये यूं समझ लो, तुम्हें अभी रफ में बता दूं, तो सिर्फ एक साल की बात नहीं है कि इनवॉइसेस लिया, आईटीसी क्लेम किया, फिर फाड़ के फेंका। तुझे लगभग टोटल समझ ले 8 साल तक इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को। जिस फर्नीचर में बना है उसको पकड़ के 8 साल तक तुम्हारे पास वो रहनी चाहिए, कस्टडी में रखो, बुक्स अकाउंट संभाल के रखो। ये सारे काम है जो एक नॉर्मल टैक्स पर करता है। इन्होंने कंपोजिशन स्कीम लाई, बोलता है ये कुछ करने की जरूरत नहीं, तो जीएसटी भी लगाना नहीं है, नहीं। देयर इज नो नीड टू मेंटेन सेल्स इनवॉइसेस, देयर इज नो नीड टू मेंटेन परचेस बिल्स। रिटर्न फाइल करना है एनुअली वंस, एनुअल रिटर्न बस। एनुअल रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टरली पेमेंट का ऑप्शन भी रखा हुआ है। मतलब जो मेरा साल भर का टर्नओवर होगा उसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना है। लेकिन लोग बोलते हैं एक साथ ही एक साल भर का पेमेंट करने के लिए एक बड़ा बर्डन तेरे ऊपर आ सकता है, तो तू चाहे तो क्वार्टरली 3-3 महीने में पैसा जमा करवा सकता है, ऐसा ऑप्शन दिया इस कंपोजिशन स्कीम को। एक नॉर्मल टैक्स पेयर का जो गुड्स है उसे वो ढूंढना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है एज पर एचएसएन कि उस पर क्या एप्लीकेबल टैक्स रेट है। जैसे कि 5% टैक्स रेट हो सकता है, बोलो 12% टैक्स रेट हो सकता है, 18% हो सकता है, 28% हो सकता है। उसने अपना टैक्स रेट ढूंढना है, समझना और वो चार्ज करना है। लेकिन मैं कंपोजिशन स्कीम की बात करूं जो लाई है, उसके अंदर तुम्हें आइदर 1% का टैक्स पेमेंट आएगा या तो 5% का टैक्स पेमेंट आएगा। ये जो मैं कंपोजिशन स्कीम बात कर रहा हूं वो गुड्स के सप्लायर के लिए आई है। ओवर द टाइम धीरे धीरे उन्होंने सर्विसेज वालों के लिए भी एक कंपोजिशन स्कीम लाई जो 6% वाली है। कितने की है? 6%। मतलब तो भी अगर तुम देखोगे तो इन सब रेट से तो तुम कम ही चार्ज कर रहे हो। ये चार्ज नहीं कर रहे, वी आर नॉट चार्जिंग जीएसटी। बोलो हम चार्ज करते नहीं है जीएसटी को। ये जो भी 1% 5% बनता है वो कंपोजिशन स्कीम वाले कंपोजिशन टैक्स पेयर ने खुद ही अपने जेब से पे कर। बेनिफिशियल क्यों है कंपोजिशन स्कीम? मैंने बोला इतने सारे कंप्लायंसेस, इतने सारी झंझट पालनी नहीं है। दूसरी बात, एक बिजनेस एंगल से बोलूं तो समझो दो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। इसके पास जो 1000 रुपए का माल है, इसके पास भी 1000 रुपए का वही माल है, सेम क्वालिटी। जब कस्टमर इस नॉर्मल टैक्स डीलर के पास जाता है तो वो 18% जीएसटी लगाता है, दैट कम्स टू 180, यानी 1180 का माल हो जाता है।
लेकिन वही कस्टमर जब कंपोजिशन डीलर के पास जाता है, ही कैन नॉट ऐड जीएसटी। सो इसका मतलब ये सिर्फ कितना कस्टमर से चार्ज कर रहा है, 1000। मुझे बताओ एज ए कस्टमर तुम 1180 वाला माल खरीदने जाओगे कि 1000 वाला माल? वही क्वालिटी, वही सब कुछ सेम, अपन अपना पैसा बचाएंगे ना यार। सो कहीं ना कहीं कंपोजिशन स्कीम के वजह से एक एड ऑन कॉम्पिटेटिव बेनिफिट, एक एडवांटेज मिल जाता है किसको, कंपोजिशन डीलर को ओवर द नॉर्मल टैक्स पेयर। अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके। क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लग रही है, कस्टमर्स नॉर्मल डीलर के पास जाने से अच्छा कंपोजिशन वाले के पास आ रहा है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ता में मिल रहा है। तो ये जीएसटी लगा नहीं रहा है, गुनाह नहीं कर रहा है क्या? नहीं, जीएसटी इसको लगाना नहीं बोला है ना। ये 1000 रुपए के ऊपर का समझो 1% यानी 10 रुपया ये अपने जेब से भर देगा। अरे सिर्फ 10 रुपया अपने जेब से भरना है, ये 180 लेके भरता है, अपने जेब से कुछ नहीं डालता। बट 180 लेने के चक्कर में कस्टमर ही नहीं आ रहा है। इधर 10 रुपया खुद से भरा तो भी चलेगा, लेकिन कस्टमर आ रहे ना, माल खरीद रहे। सो व्हाट इज बेनिफिशियल? नो डाउट कंपोजिशन स्कीम इज अ बेनिफिशियल। सो इसके लिए इसको नाम ही रखा है कंपोजिशन स्कीम है, स्कीम है, स्कीम है। गवर्नमेंट ने किसके लिए लाया है? मैं बोलता है एक जीएसटी टैक्स पेयर जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रहा है, वही कंपोजिशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता है, अगर 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 इफ इज अ स्मॉल टैक्स पेयर। क्या बोला? इफ इज अ स्मॉल टैक्स पेयर। सो कंपोजिशन स्कीम इज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। सवाल उठेगा स्मॉल टैक्स पेयर क्या होता है? सो यहां से डिस्कशन। स्मॉल टैक्स पेयर मतलब ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 शेयर। जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, वो बंदा कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल बन जाता है। सो मैं एक टाइमलाइन बनाया, समझो यहाँ पे कभी तो तुमने बिजनेस चालू किया, सालों साल बिजनेस चल रहा है, लेकिन साल का टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है। सो यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली ना यार। ना ही तूने नॉर्मल लेना चाहिए, ना ही तूने कंपोजिशन लेना चाहिए। बट किसी फाइनेंशियल ईयर में तेरा टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गया एक्सीड, मतलब ऑन दैट डेट यू बिकम अ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22। बट जब तू सेक्शन 22 से लायबल हो चुका है ना, उसी मूवमेंट पे तू चाहे तो कौन सा रजिस्ट्रेशन ले सकता है? कंपोजिशन स्कीम। कब तक मैं कंपोजिशन स्कीम में रह सकता हूं? जब तक मेरा एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, किसी भी एक फाइनेंशियल का टर्नओवर जब तक मेरा 1.5 सीआर के अंदर है, मतलब जब तक मैं 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में बिजनेस कर रहा हूं, तब तक मैं कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट में रह सकता हूं। नो डाउट एनुअल टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट मींस वही मीनिंग, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, एक्सपोर्ट, सब कुछ एक्सक्लूडिंग टैक्सेस का पैसा। So if my aggregate turnover बोला up to 1.5 share, I can claim take a benefit of composition scheme. Okay, तो मेरे को ये लोग स्मॉल टैक्स पेयर बोलते हैं। यही 1.5 करोड़ की लिमिट 75 लाख हो जाएगी। यही 1.5 करोड़ की लिमिट 75 लाख हो जाएगी। किसके लिए? 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 11 छोड़ो, अपना शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, मैंस 2, टीपी नहीं लिखा, मैंस 2, बोलो ट्रिपल एम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ए आसाम, अरुणाचल प्रदेश, एन एस टी यू उत्तराखंड। अगर तुम इन स्टेट्स में बैठ के बिजनेस कर लो और तुम्हारा टर्नओवर 75 लाख के अंदर है, 75 लाख के अंदर है, तो तुम कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। उस दिन भी मेरे को कोई पूछा 1.5 करोड़ का टर्नओवर, 75 लाख का टर्नओवर, 20 लाख का टर्नओवर है महाराष्ट्र के लिए, सभी स्टेट्स के लिए ऑलमोस्ट 20 लाख का टर्नओवर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का, तो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट एमएमएनटी के लिए 10 लाख क्यों रखा? क्योंकि मैंने बोला वहां का 10 लाख का टर्नओवर अचीव करने वाला बंदा इज इक्विवेलेंट टू यहाँ का 20 लाख। वहां ज्यादा बिजनेस नहीं है, वहां इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वहां यहाँ का 20 लाख कमाने वाला इज इक्विवेलेंट टू वहां का 10 लाख। सेम वे 1.5 करोड़ का टर्नओवर यहाँ अचीव करने वाला बंदा
गवर्नमेंट के नजरिए में 1.5 करोड़ क्रॉस करने वाला बंदा स्मॉल टैक्स पेयर नहीं है। वैसे एमएमएनटी में 75 लाख क्रॉस करने वाला बंदा वहां पे, बोलो जल्दी, स्मॉल टैक्स पेयर नहीं है। 1.5 करोड़ का हाफ कर दिया, वहां पे भी तो 20 का हाफ किया था 10, यहाँ पे भी 1.5 करोड़ का हाफ कर दिया, बोलो कितना, 75 लाख। सो अगर तुम इन स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो, कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, बोलो तुम्हारे लिए टर्नओवर की लिमिट इज कितना, 75 लाख। फर्स्ट पॉइंट जमा है, क्लियर है। मैं अपने तरफ से बस खाली पॉइंट बताते चलता हूं। सेकंड, 1.5 करोड़ के अंदर का टर्नओवर किसी भी स्टेट में बैठता है तू, या वो इतना क्लासिफिकेशन नहीं, एमएमएनटी जहां वो सब नहीं, मैंस तू बोला 75 लाख, मैंस तू छोड़ के बाकी स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़, कितना बोलो, 1.5 करोड़। ये किस चीज का लिमिट है, एग्रीगेट टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर बोलो, एग्रीगेट टर्न। तो तुम कहलाओगे स्मॉल टैक्स पेयर एंड यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। फिर हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के नाम पे, कि 1.5 करोड़ एक्सीड हो जाने के बाद तुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा। एंड छोड़ना पड़ेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आईटीसी चैप्टर में पढ़े। उस दिन पे जो तेरे पास गुड्स पड़ा है, उस दिन पे जो तेरे पास गुड्स पड़ा है, जो तू इसके बाद नॉर्मल रजिस्टर बोल के बेचेगा, टैक्सेबल करके बेचेगा, तो एक काम कर ले, उस दिन जो आईटीसी पड़ा है ना, स्टॉक पड़ा ना, उसका आईटीसी क्लेम कर ले। याद आ रहा है। एंड उल्टा सिचुएशन पे हमने बोला था उल्टा भर दे, रिवर्स वाला, ठीक है। सो एक स्मॉल टैक्स पर, इन शॉर्ट एक स्मॉल टैक्स पर, मैं कभी स्मॉल बोला मतलब तुम्हें ये दो चीजें याद आनी चाहिए कि मैं 1.5 करोड़ और 75 लाख की बात कर रहा, बोलो किसकी, 1.5 करोड़ और 75 लाख, स्मॉल टैक्स पेयर। कौन सा टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर। ओके, कुछ और हमने बोला, ये जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेगा, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है, समझो तुम्हारा 4 डिफरेंट स्टेट में बिजनेस है, स्टेट्स ए, बी, सी एंड डी, 4 स्टेट्स में बैठ के तुम बिजनेस करते हो। तो हमने क्या पढ़ा है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इज स्टेट स्पेसिफिक, मतलब you have to take GST registration under A, B, C and D as well if your aggregate turnover is exceeding that specified limit। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख पढ़ा है ना हमने, वो सेक्शन 22 के हिसाब से तू लाइबल हो रहा है, चारों स्टेट में समझो लाइबल हो रहा है फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। तो तूने ए में लिया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, बी ने लिया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, तू चाहता है सी और डी में मैं ले लू कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट ऐसा अलाउड नहीं करता, बोलता है इफ यू विश टू टेक कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट फॉर सी एंड डी स्टेट, यू हैव टू टेक कंपोजिशन स्कीम फॉर ऑल दी स्टेट्स। मतलब हम तेरे को ए और बी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन देंगे नहीं, यानी क्या पॉइंट बोलना चाहता है, आइदर गेट कंपोजिशन स्कीम फॉर ऑल दी स्टेट्स, या तो गेट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल दी स्टेट्स। एक स्टेट में कंपोजिशन, एक स्टेट में नॉर्मल, ऐसा नहीं करेंगे। तो बोलेंगे ऐसा होता रहेगा तो दो ए बी स्टेट में 1.5 करोड़ क्रॉस है, सी डी स्टेट में क्रॉस नहीं है। हाँ बोले पागल हो गया क्या तू, एग्रीगेट टर्नओवर देखता है ना तू, मतलब सभी स्टेट्स का देखता है, सभी बिजनेसेस का देखता है, ऑल इंडिया बेसिस देखता है, तो ऐसा सवाल ही नहीं आना चाहिए कि एबी का क्रॉस है, एबी सी डी का क्रॉस नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर तेरा 1.5 करोड़ के अंदर है, तभी तो किसी ना किसी स्टेट के लिए कंपोजिशन तेरे को मिल रहा है। सो किसी एक के लिए मिल रहा है मतलब उसी एक के लिए लेगा, ऐसा नहीं। You have to take composition scheme for all the registered businesses, all the registered businesses। एक जगह कंपोजिशन, एक जगह नॉर्मल मिल सकता है क्या, नहीं। थर्ड, कंपोजिशन डीलर, छोटा टैक्स पेयर, तेरे को स्मॉल टैक्स पेयर हम बोल रहे हैं ना, स्मॉल टैक्स पेयर बोल रहे हैं ना, ज्यादा टर्नओवर नहीं तेरा, बेनिफिट देते तेरे को, तू लोकल में माल बेच। लोकल में माल बेचने का एंगल ये है, मतलब ये कि अपने स्टेट में रह के जितना बिजनेस करने का कर, जब तक तू 1.5 करोड़ के अंदर है हम तेरे से एक्स्ट्रा टैक्स नहीं मांगेगा, हम तेरे को टैक्स कंप्लायंस का झंझट नहीं देंगे, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट बरकरार रहेगा तेरे लिए। लेकिन अगर कभी 500 रुपए का माल भी तूने इंटरस्टेट सप्लाई किया, कौन सा इंटरस्टेट, सब कंपोजिशन स्कीम निकल जाएगा। वो इंसान चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मेरा टर्नओवर सिर्फ 40 लाख है, 35 लाख है, 50 लाख है, 1.5 करोड़ से कम है, Why I'm not able to get composition scheme? गवर्नमेंट बोलता है तू इंटरस्टेट सप्लाई करता है, इसके लिए तेरे को कंपोजिशन स्कीम नहीं दे रहे। क्या बोला, एक इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है क्या, नहीं। एक इंटरस्टेट, इंटर समझते हो, इंटर स्टेट के बाहर बिजनेस कर रहा है, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा नहीं।
मतलब क्या कर रहा है? कोई एक डीलर है महाराष्ट्र में, बिजनेस कर रहा है, महाराष्ट्र में बिजनेस करते 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 उसको एक ऑर्डर आई गुजरात से। महाराष्ट्र में उसका बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है। महाराष्ट्र में वो कंपोजिशन स्कीम भी ले चुका है, बिकॉज ही इज एलिजिबल, ही इज अ स्मॉल टैक्स पेयर। गुजरात की ऑर्डर आई, गुजरात में माल भेज दिया, वो 5 का हो, 500 का, 5,000 का हो, 5 लाख का हो, उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ है, लेकिन जिस मूवमेंट पे उसने गुजरात में माल बेचा, उस दिन उसने कौन सा सप्लाई किया? इंटरस्टेट सप्लाई। कंपोजिशन स्कीम जो तुझे पहले से दी है ना, उसको छीन लेंगे, तुझे कंपलसरी क्या बना देंगे? कंपलसरी क्या बना देंगे? नॉर्मल टैक्स पेयर। क्या बना देंगे? नॉर्मल टैक्स पेयर। तेरे से कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट छीन लिया जाएगा। व्हाट इफ कंपोजिशन स्कीम में था ही नहीं, पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिया एंड ये इंटरस्टेट सप्लाई भी करता था। अब नॉर्मल में इंटरस्टेट सप्लाई करो ना, क्या फर्क पड़ता है? अब इस साल में तूने इंटरस्टेट सप्लाई किया और अब कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, नहीं देगा। अरे लेने के बाद अलाउड नहीं करते, तू तो पहले से कर रहा। इंटरस्टेट सप्लाई करने पे बोलो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट इंडिकेट कर रहा है स्मॉल टैक्स पेयर हमारी नजर में वो भी है जो लोकल में माल बेचेगा, जो अपने स्टेट में बिजनेस करेगा, वो नहीं जो बाहर स्टेट्स में माल बेचेगा। समझ में आ रहा है? और एग्जांपल, महाराष्ट्र में एक बड़ी ऑर्डर आई, मैं महाराष्ट्र का डीलर, महाराष्ट्र में माल बेचने का है, उतना सारा सामान है नहीं, मैंने मेरे सारे डीलर को कांटेक्ट घुमाया, मैंने सारा माल मंगाया उस डीलर को बड़ी ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, फिर भी मेरे को और माल चाहिए। मैं सोचा चलना राजस्थान से मंगाता है। सो राजस्थान से मैं परचेस किया बहुत सारा माल महाराष्ट्र में बेचने के लिए। ये बंदा भी तुमसे पूछ रहा है मेरे को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? 1.5 करोड़ के अंदर है मेरा टर्नओवर, बोलो महाराष्ट्र के डीलर को, इस महाराष्ट्र के डीलर को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? बोल क्यों नहीं? तुमसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिलेगा या नहीं? मिलेगा। महाराष्ट्र में बेचा ना, इधर एक वर्ड है जो मैं लिख दिया लेकिन बिना बोले लिख दिया, आउटवर्ड सप्लाई। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट अलाउड। इंटरस्टेट सिर्फ इतना मत पढ़ो, इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड। क्या बोला? इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड। मतलब मैं दुनिया के, इंडिया के कोने कोने से माल लाता हूं और सिर्फ महाराष्ट्र में बेचता। खरीदना अलाउड है बाहर से, बेचना खाली अपने स्टेट में। अंडरस्टैंड हो रहा है? बेचना है खाली अपने स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में बेच, खरीद कहीं से भी। इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई चलता है, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं चलेगा। सेल बाहर स्टेट में नहीं होना चाहिए, परचेस बाहर स्टेट से चलेगा, सिंपल टर्म्स। जिसको सेल किया किसी और स्टेट का होगा तो कहाँ आया था? तेरी दुकान में आया था माल लेने? रिमूवल ऑफ गुड्स, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स। अरे बोल, तेरी दुकान से तूने बेचा, तू सीजीएसटी एचजीएसटी लगाएगा, इंट्रा स्टेट है वो। मतलब वो आया है बाहर से, समझो केरला से आया है, अपने से माल खरीद रहा है और केरला का बिल मांग रहा है, तो आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस केरला है, हमें केरला में डिलीवर देना है या फिर वो लेके जा रहा है, तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट ये भी होता है कि गुड्स कौन सा है, मूवमेंट वाला है कि नॉन मूवमेंट वाला। केरला में गुड्स बेचना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आई एम मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। ये पक्का आईजीएसटी वाला बिल है, आईजीएसटी वाला बिल है, मतलब क्या हो जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई होगा ना। अरे सेक्शन 9 तुम्हें बिल देख के भी पता चलेगा, किसी टैक्स पेयर के सभी बिल सी और एस वाले हैं, मतलब सीजीएसटी एचजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब उसको कंपोजिशन स्कीम मिलता। लेकिन अगर वो आईजीएसटी वाला बिल कभी गलती से मिल गया तेरे को टर्नओवर के कैलकुलेशन के टाइम, कोई बोला मेरा इस साल का टर्नओवर 1 करोड़ ही है, मैंने बोला सारे बिल दिखा, सब बिल देके चेक किए, टोटल 1 करोड़ हो रही है, 1.5 करोड़ के अंदर है, लेकिन उसमें से एक बिल ऐसा मिला जो आईजीएसटी वाला था, मतलब उसने कौन सा सप्लाई मारा था? इंटरस्टेट सप्लाई मारा था, इसके लिए उसे एक बिल की वजह से उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं। कंडीशन है फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम या कंडीशन आफ्टर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम, समझो इस बात को। कंपोजिशन स्कीम लेके फिर भी मैं बाहर माल बेच रहा हूं तो
कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट आउट। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अंडर आईटीसी में तुमको बताना चाहता हूँ, हमने ऐसा बोला था कि एक पर्सन कंपोजिशन लेवी में था और वो नॉर्मल बना। सो मैंने तभी तुमको इतना ही समझा था कि 1.5 करोड़ का टर्न उसका एक्सीड हो गया रहेगा, बट ये भी तो एक कारण है, उसने कंपोजिशन स्कीम में रह के कंपोजिशन स्कीम की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, उसने इंटरेस्ट सप्लाई मार दिया, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं भी हुआ है तो भी उसको कंपोजिशन स्कीम छोड़नी पड़ेगी। एंड कंपोजिशन स्कीम छोड़ के नॉर्मल बन रहा है ना, तो जिस दिन कंपोजिशन स्कीम छोड़ी उस दिन जो माल पड़ा है उसका क्या ले लेना? आईटीसी ले लेना। आईटीसी से कनेक्ट करके दे रहा हूं। अरे बोलो हाँ। यस। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर सकता नहीं है, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड। डन। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपोजिशन डीलर, मैंने ऊपर भी बोला, अभी डिटेल में लिख के बताता, एक कंपोजिशन डीलर ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, 1% का जीएसटी लगाएगा। लेकिन 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 रेस्टोरेंट वाला है, बोलो रेस्टोरेंट वाला है, तो 5% का जीएसटी लगाएगा, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% जीएसटी। ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर ये मुझे दिखाई दे रहा है ये गुड्स वाले बिजनेस में, कौन से? लेकिन रेस्टोरेंट वाला बिजनेस तो सर्विस वाला बिजनेस है। ये जो कंपोजिशन स्कीम पढ़ रहे हैं ना 1% वाली, ये गुड्स वाली पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले से जो कंपोजिशन स्कीम आई ना उसमें एक सर्विस को भी अलाउड किया, बोलो ओनली 1 सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, जिसके लिए रेट कितना रखा है? 5%। तुम्हें टाइम से चलना पड़ेगा, मतलब पहले इतना ही स्कीम आया था, बाद में सर्विसेज का भी स्कीम आया। किसका स्कीम आया? मतलब एक सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर भी है ना तो भी तू कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, लेकिन तभी तेरे को 6% मतलब 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी अपने से भरना पड़ेगा। ये बाद में आई है, बाद में, इसको मैं बाद में ही सिखाता है, जानते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा है गुड्स वालों को लेके कि वो कितने की सर्विसेज दे सकते हैं, दैट्स व्हाई जो बाद में है उसको बाद में पढ़ाते हैं, अभी एप्लीकेबल है। हाँ है, फिलहाल तुम ऐसे ही चलो मेरे साथ जैसे मैं ले रहा। बोलो क्या क्या बोला? एक इंटरस्टेट, एक स्मॉल टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेगा। स्मॉल टैक्स पेयर मतलब मैंने कौन बोला? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, लेकिन वो अगर स्पेशल स्टेट्स में बैठा है तो 75 लाख के अंदर है। बोलो हाँ। जब तक तेरा टर्नओवर एक्सीड नहीं होता तो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठा। बेनिफिट उठा मतलब कंप्लायंस नहीं करना है, रिटर्न खाली क्वार्टरली पेमेंट करना है, रिटर्न खाली एनुअली भरना है, बाकी कुछ नहीं करना। ना कोई बिल संभाल के रखना है, 8-8 साल तक कोई बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस अपने बिजनेस पे फोकस करो। जीएसटी कस्टमर से मत चार्ज करो, जीएसटी कस्टमर से चार्ज मत करो। तो ये क्या है फिर? 1%, 5% क्या है? ये खुद अपने से भरो। दिस 1% एंड 5% का जीएसटी, ये जो टैक्स पेयर्स है, कंपोजिशन डीलर क्या करता है? कंपोजिशन डीलर ये 1% और 5% का पेमेंट बाय ओन खुद से करता है, कस्टमर से लेके नहीं करता। तो मैं 6 पॉइंट बोलना चाहता हूं, एक कंपोजिशन डीलर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। मतलब मुझे बताना है, कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस मतलब ही कैन नॉट चार्ज जीएसटी यानी टैक्स टू कस्टमर्स। वो अपने रिसिपिएंट्स को जीएसटी चार्ज कर सकता नहीं है। ओके, बेसिकली ही इज नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस। तो ये क्या इशू करता है? कुछ तो देता रहेगा ना प्रूफ। सो कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस के बदले में इशू करता है बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करता है? ये जो एक कच्चा बिल देता है ना, इसे बिल ऑफ सप्लाई बोलने का। क्या बोलने का? बिल ऑफ सप्लाई। प्रॉपर टैक्स इनवॉइस उसको बोलते हैं जिस पर टैक्स चार्ज होता है, जिस पर टैक्स ऐड सीजीएसटी ऐड एसजीएसटी ऐसा लिखा होता है, तो उसे टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। ही इज नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस, ही हैज टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। एमसीक्यू का पॉइंट है, कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है क्या? नहीं, ही कैन इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, या जो इशू करता है उसे बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं। डन। आगे, कंपोजिशन डीलर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता रिसिपिएंट से। कंपोजिशन डीलर टैक्स नहीं चार्ज कर रहा है, इसका मतलब वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा। तो एक कंपोजिशन डीलर अपने परचेसेस का, बोलो क्या बोलना चाहता हूं मैं, अपने परचेसेस का आईटीसी नहीं ले सकता। आईटीसी इज नॉट अलाउड टू कंपोजिशन डीलर। उसने जीएसटी वालों से माल खरीदना है, लेकिन उसके ऊपर उसने जो टैक्स का पेमेंट सामने लोगों को किया है उसका आईटीसी क्लेम करने वाला नहीं। तू बोलेगा ऐसा क्यों कर ले? मैं तुमको समझाता हूं कहानी। मैं 1000 रुपए के प्रोडक्ट को 2000 का बोल के बेचता हूं।
₹1000 का प्रोडक्ट खरीदते समय मैं 18% जीएसटी भरता हूँ, मतलब समझो 180 रुपए का, ये मेरे लिए आईटीसी हो गया। 2000 के प्रोडक्ट को मैं कस्टमर को 18% के जीएसटी में बेचता हूँ, मतलब 360 रुपया मांग के बेचता हूँ, ये मेरा हो गया आउटपुट जीएसटी। अरे नो, सो मैं क्या करता, आउटपुट जीएसटी 360 और मैं आईटी से ले लेता 180 का, बोला हाँ या ना। तो मेरे को नेट पेमेंट कितना आता है, ये हो गया नॉर्मल टैक्स पेयर की बात। व्हाट अबाउट कंपोजिशन डीलर, ये 1000 का माल 180 रुपया देके खरीदा, लेकिन इसको 180 का आईटीसी नहीं दे रहे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 2000 का सेल करते समय 360 भी तो नहीं ले रहा है, वो 2000 के सेल के ऊपर कस्टमर से 18% लेता नहीं है, लेकिन वो अपने जेब से कितना भरता है, 1%। 2000 का 1%, अरे हावले भर रहा है सिर्फ 20 रुपए, उसमें भी आईटीसी मांगेगा, मतलब बोलेगा 20 रुपए का मेरा पेमेंट, उसमें मेरे को आईटीसी दो, मतलब तू गवर्नमेंट से रिफंड लेने बैठा बार बार, 20 रुपए का पेबल और 180 का आईटीसी, 160 निगेटिव। कभी भी इसको नहीं आएगा पेबल, जरा समझना अच्छे से, क्योंकि ये कस्टमर से 1% ले रहा है, 5% ले रहा है और पीछे 18, 12, 28% भर रहा है, कभी भी पेबल इसको आएगा नहीं। हमारा पर्पस क्या था कंपोजिशन स्कीम लाने का, तू बड़ा बड़ा टैक्स पेमेंट मत कर, तू कंप्लायंस मत कर, लेकिन हमको थोड़ा तो जीएसटी दे, मतलब कितना, 1-5% जो तेरे से मांग रहे वो तो पूरा मिल जाए हमको। सो ये 20 रुपया रखा है तो 20 रुपया पूरा दे दे, इसके सामने आईटीसी मत क्लेम कर। अरे समझा क्या, दैट इज द रीजन। बोलो कंपोजिशन डीलर को क्या नहीं मिलता, आईटीसी। इसको आईटीसी मिलके क्या उखाड़ रहा है, आईटीसी मिल रहा है इसको 180, फिर भी जेब से भर रहा है ना, अरे भर रहा है ना 180, इधर आईटीसी मिल नहीं रहा है कंपोजिशन डीलर को, लेकिन भरने को कितना आ रहा है, खाली 20 रुपया, सेम वैल्यूज ली थी मैंने। अरे बोलो, ऑलरेडी तुम्हें लोअर टैक्स रेट का एडवांटेज है, सो अगेन तू उसमें आईटीसी मत मांग। जो फुल रेट पे टैक्स भरते हैं ना, उनको अपन आईटीसी देते हैं, जो ऑलरेडी कंपोजिशन रेट पे टैक्स भर रहे हैं उनको हम बड़ा बड़ा आईटीसी देंगे नहीं। कंपोजिशन डीलर ऑन हिज परचेसेस, आईटीसी इज नॉट अलाउड। यस, कस्टमर से ले रहा है ना, तो उसके जेब से तो दे नहीं 180 कस्टमर से ले रहा है, लेकिन 360 रुपया, 180 तो पेबल आ रहा है ना, 180 आईटीसी में क्लेम करेगा जो उसने भरा है, जो उसने भरा है, 360 कस्टमर चले, 180 तो आईटीसी में वो कवर हो गया, मतलब इसने एक्चुअली जेब से कुछ नहीं भरा है, कुछ नहीं भरा है, बट ये कुछ ना भरने के चक्कर में कंप्लायंसेस है ना, ऑब्लिगेशन तेरे ऊपर, यू आर अ टैक्स पेयर, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू फाइल अ रिटर्न, कुछ में कुछ गड़बड़ हो जाती है, रिटर्न लेट भर देता है, 50, 100, 200 रुपए की तो पेनल्टी ऐसी लग जाती है, इंटरेस्ट लग जाता है। समझा, उस एंगल से सोचेगा तो तू कंप्लायंस अंडर ऑब्लिगेशन है तू गवर्नमेंट के, व्हेन यू आर टेकिंग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन यू आर अंडर ऑब्लिगेशन, मंथली रिटर्न भरना ही है, हो गया कभी गलती क्या, भर लेट फी, भर इंटरेस्ट, ऊपर से बिल संभाल के रखने 7-7, 8-8 साल तक, ऑडिट होगा तेरा, उसमें कुछ गलतियां निकली, प्लस जीएसटी में तू अपने रिटर्न्स भर रहा है, मतलब तेरा सारा सेल्स ऑनलाइन में जा रहा है, तेरा सेल्स समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स में भी तू चोरी नहीं कर सकता, इनकम टैक्स में भी उतना सेल्स तेरे को दिखाना पड़ेगा, कंप्लायंस है बेसिकली। तो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोला ना कि कंपोजिशन स्कीम इज व्हाई बेनिफिशियल। सो मेरा बेनिफिशियल बताने का कारण एक ही था कि ये कंप्लायंसेस से बच जाता है, एंड कंप्लायंसेस करना है बहुत बड़ी मुसीबत है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बिजनेसमैन बिजनेस पे फोकस करे कि ये सारी ड्यू डेट को देखते रहे, बिल संभालते रहे, बुक कीपिंग करते रहो, ये सारा अलग इश्यू बन जाता है, इसके लिए फिर खर्चा, और अगर तो अपने बिजनेस पे फोकस करेगा तो ये सब काम आउटसोर्स करने पड़ते हैं। बेसिकली एक अकाउंटेंट रखो, एक सीएस रखो, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर रखो, जो ये सारा सब कुछ संभाल लेंगे ताकि मैं बिजनेस कर पाएगा। फिर ये सब संभाल लेते लेकिन उसका पैसा मांगते, खर्चा बढ़ रहा है अल्टीमेटली, जरा सोच। एंड इन दैट एंगल कंपोजिशन स्कीम इज अ बेनिफिशियल। डन, ओके। कम, और मैंने वो भी तो बोला ना, कस्टमर तेरे पास ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल टैक्स डीलर। कस्टमर 1180 दे के माल खरीदना चाहेंगे कि 1000। तो कहीं ना कहीं तू कम प्राइस में बेचेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा मतलब ज्यादा सेल होगा। सो ज्यादा सेल के चलते तेरे को 20 रुपए आ रहा है पेमेंट, इज नथिंग। डन। कंपोजिशन डीलर को परचेसेस पे आईटीसी मिलता नहीं है। एक कंपोजिशन डीलर को बार बार चिल्ला चिल्ला के 2 बार बताना है कि मैं कंपोजिशन डीलर हूं, मैं कंपोजिशन डीलर हूं। कहा आउटसाइड इज प्रीमाइसेस, जैसे बोर्ड लगा होता है ना बाहर का, वैसे अपने प्रीमाइसेस के बाहर उसने लिखना होता है कि आई एम अ कंपोजिशन डीलर। वो जो बिल ऑफ सप्लाई देता है, बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इन्वर्स नहीं देता ना, एक बिल ऑफ सप्लाई देता है, उस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर भी लिखेगा कि आई एम अ कंपोजिशन डीलर।
क्यों लिखना होता है? क्योंकि खरीदने वाले को पता चले कि कंपोजिशन डीलर है, इसके लिए आईटीसी, इसके लिए जीएसटी नहीं लगा रहा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हमें माल चाहिए तो जीएसटी डीलर से ही चाहिए, हमें माल चाहिए तो जीएसटी वाला ही बिल चाहिए। अरे तुझे चाहिए जीएसटी बिल, उसके पीछे कारण क्या है कि जेन्युइन परचेस में जेन्युइन सेलर होना चाहिए, मैं जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए। तो मैं उसको समझा रहा हूं, मैं हूँ रजिस्टर्ड बट आई एम नॉट liable to charge the GST from you because I am a composition dealer. Okay, done. These are some important point with respect to composition scheme जो सारी बतानी थी। इसके अलावा कुछ बुक में से देख लेते, कुछ एड ऑन छूट रहा है, जमा हो जाएगा, मिल जाएगा, कवर अप कर लेंगे। तो आ जाते हैं कंपोजिशन स्कीम पे, सेक्शन नंबर 10। ये देखो, यस, कंपोजिशन लेवी फ्रॉम सेक्शन 10। कंपोजिशन लेवी रेड बॉक्स पढ़ रहे हो तो दिख रहा है, इट इज एन ऑप्शन, कंपलसरी नहीं है कि तू 1.5 करोड़ के अंदर तू कंपोजिशन ही ले। इट इज एन ऑप्शनल स्कीम फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर। पहली बार इधर से क्यों नहीं पढ़ा, इधर पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे। सो आई हैव एक्सप्लेन व्हाट हु इज स्मॉल टैक्स पेयर। हु इज स्मॉल टैक्स पेयर? जिसका एग्रीगेट 1.5 करोड़ के अंदर है या 75 लाख के अंदर। ओके, टू पे जीएसटी एट अ वेरी लो रेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो दैट टर्नओवर देख ले, उसके ऊपर लो रेट है, मतलब 1%, 5% भर ले। एडवांटेज, लो रेट ऑफ टैक्सेस, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर फॉर सच टैक्स पेयर्स। हैसल फ्री है इसी चीज के लिए, मतलब वो सुकून पाने के लिए, झंझट कंप्लायंसेस में ना पड़ने के लिए कंपोजिशन स्कीम एक बेनिफिशियल स्कीम है। सिंपल कैलकुलेशन ऑन टैक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, मतलब जो टर्नओवर है उसका सीधा 1% मार, 5% मार, जीएसटी भर दे। पेबल, आईटीसी, ओपनिंग बैलेंस, सब्सट्रैक्ट, मैनर ऑफ क्लेमिंग आईटीसी, आईसी के साथ सीएस के साथ नहीं जाएगा, ये सब कौन पालेगा झंझट? तूने खाली अपना क्या देखना है, टर्नओवर, उस पे जीएसटी रेट लगा के पे कर देना, इसी लगा। वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न, और एनुअल रिटर्न भरना है खाली एक बार, पेमेंट करने क्वार्टरली ऑप्शन है, एनुअल रिटर्न भर सकता। आगे सब बता चुका हूं, आगे बढ़ो। कंपोजिशन लेवी 2 सेक्शन से बात कर रहा है। सेक्शन 10 हमने याद तो कर लिया है, एक है 10(1) एंड 10(2), एक है 10(2)A। ये वो कंपोजिशन स्कीम है 10(2)A वाली जो बाद में आई सर्विसेज वालों के लिए। किसके लिए? जो मैंने बोली नहीं है। 10(2)A में बिना लिए 10(1)(2) के लिए बात कर रहा हूं, प्रोसीजर टू ऑप्टिंग फॉर द स्कीम। कोई एक पर्सन है जो नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है, मैं ब्लू वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, ब्लू वाला न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इंटीमेशन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब तू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगा GSTR1, मतलब फर्स्ट टाइम जो तू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अप्लाई करते समय तुझे पूछेगा डू यू वांट टू टेक कंपोजिशन स्कीम, टिक कर दे, कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन आ जाएगा आते समय। बट ऐसा भी तो हो सकता है तू पहले से रजिस्टर था नॉर्मल वाला, बाद में कंपोजिशन स्कीम आई, या बाद में तुझे मालूम हुआ कंपोजिशन स्कीम के बारे में, एंड अब तू पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेके कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, जाना। इंटीमेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये एमसीक्यू लिए काम कर, बोलो ना मुझे कंपोजिशन स्कीम कब मिलती है? चालू साल 22-23 मैंने निकाला, नॉर्मल टैक्स पेयर था मैं, कौन सा था? नॉर्मल टैक्स पेयर। फिर मुझे पता चला साला एक कंपोजिशन नाम का भी एक स्कीम है जिसमें खाली 1% टैक्स भरना होता है, ये झंझट नहीं पालना है अपन, उसके लिए एलिजिबल भी है क्योंकि अपना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। ये मेरे को खबर लगी जनवरी 2024 में, मैंने बोला मेरे को कंपोजिशन स्कीम चाहिए, हवले के जैसा कभी पता चलेगा तभी मांगने आएगा तो नहीं देंगे। तू कंपोजिशन स्कीम चाहिए ये याद रख, और अगले साल के बिगिनिंग से ले ले। चालू साल में कभी पता चलेगा, बीच में कभी भी उठ के मिलेगा नहीं, कब से मिलेगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो जरा क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से मिल जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से मिल जाएगा। लेकिन मैं 15 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गया एंड आई विश टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, 20 लाख मेरा क्रॉस हो गया। मैं फॉर्म, वो पहला वाला फॉर्म भरते भरते मेरे को क्वेश्चन आया कि डू यू वांट टू टेक अ कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट, मैंने बोला यस। तो जो मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो मिलते समय पहली बारी में कौन सा मिलेगा? कंपोजिशन का ही मिलेगा। तो उसकी इफेक्टिव डेट क्या है? अब उसके लिए भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या? नहीं, वो जब रजिस्ट्रेशन मैंने लाइबल हो गया वही वाली डेट। यस,
डीम नहीं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में 20 लाख का टर्नओवर नहीं है, फिर भी तो अप्लाई कर रहा है, तो अप्लाई करते समय तू टिक कर कंपोजिशन स्कीम चाहिए मेरे को। सो जब तेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा तब मिलते समय कंपोजिशन वाला ही मिलेगा। मैं वापस बोलता हूँ, देखो इट्स आवर ओन चॉइस, मैं वॉलंटरी करूँ या मैं लाइबल होने की बात करूँ। मैं अप्लाई करते समय, फर्स्ट टाइम अप्लाई करते समय मेरे को कंपोजिशन स्कीम टिक करना है तो कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा, पहले मूवमेंट से मिल जाएगा, पहले दिन से मिल जाएगा। बट मैं बोला कंपोजिशन स्कीम के बारे में हमें मालूम नहीं था एंड हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए था और हमने वॉलंटरी लिया या फिर सेक्शन 22 के हिसाब से लाइबल होने के बाद लिया, लेकिन लिया तभी मैंने नॉर्मल वाला ले लिया। कौन सा वाला? एंड लेने के बाद में खबर आती है कि नहीं यार ऐसा भी कंपोजिशन स्कीम एक था जो मैं ले सकता था, एंड नाउ आई विश टू चेंज माय नॉर्मल स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम। तो एक अमेंडमेंट का फॉर्म आएगा, वो भर के देगा, कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। तुम्हारा इंस्टीट्यूट का कैसा फॉर्म है? इंस्टीट्यूट का फॉर्म है ना, तूने इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई किया, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर इंटरमीडिएट डाला, मतलब तू डायरेक्ट इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर्ड हो गया, बराबर है। एक ऑप्शन ऐसा भी है, इफ यू आर अ फाउंडेशन स्टूडेंट, यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ एज अ फाउंडेशन स्टूडेंट, लेकिन तेरा साथ में ग्रेजुएशन भी हो गया, तो तू विदाउट फाउंडेशन दिए इंटरमीडिएट में आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। लेकिन मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं एज अ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के पास फाउंडेशन से ही, आई नीड नॉट टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। मेरा एग्जिस्टिंग नंबर पे ही मेरे को कौन सा स्कीम मिल जाएगा? डायरेक्ट एंट्री स्कीम मिल जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा कन्वर्जन का फॉर्म भरना, फुल फ्लेज्ड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओनली सिंगल फॉर्म कि एग्जिस्टिंग वाला बंदा, एग्जिस्टिंग वाला हमारा स्टूडेंट चाहे तो कन्वर्ट हो जाए इंटरमीडिएट। उसी तरीके से जीएसटी के पोर्टल में आई एम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर एंड आई विश टू अप्लाई फॉर अ कंपोजिशन स्कीम, सिंपली देयर इज एन ऑप्शन कि कन्वर्जन का फॉर्म भरना है, कन्वर्जन का फॉर्म भरो, कंपोजिशन स्कीम ले लो, डन, झेपा, ओके। टर्न और लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी, वैसे तो 1.5 करोड़ है, वैसे तो, बट 1.5 करोड़ की लिमिट हमने कितनी कर डाली? सभी के लिए कर दी गया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट एक्सेप्ट आसाम, मैं बोलता ऐसा पढ़ी मत तू, एक्सेप्ट नहीं यार देता, मैं लिस्ट दे दिया तेरे को, डोंट, इनकी मिल जाए यहां से तो अच्छी है, नहीं तो मैंने बोल दिया मैंस टू बोला था मैंने, मैंस टू मैंने बोला जा वाह वो सब कुछ मत बोलना, क्या बोला था? मैंस टू, मैंस टू, मैंस टू, एम ट्रिपल एम, ट्रिपल एम डबल ए, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, क्या सिंगल? हाँ सॉरी, आसाम नहीं, सिंगल है, सिंगल है, मैंस टू का सिंगल है, आसाम नहीं, आसाम जहां में जा चुका। 75 लाख का लिमिट, कितने का लिमिट? 75 लाख का। 1.5 करोड़ का लिमिट किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए। बाकी जो स्टेट तू जानता है मैंस टू छोड़ के वो सब कुछ 1.5 करोड़ के हिसाब से चलेंगे। टर्न और लिमिट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू ऑफ फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(2)(a), 10(2)(a मैं नहीं पढ़ा था, 50 लाख के लिमिट के साथ आया, सर्विस वालों के लिए आया, नहीं पढ़ा था, छोड़ दो। रेट ऑफ टैक्स, एक मैन्युफैक्चरर हो तू या ट्रेडर हो या तू कोई भी हो, 1% चेक कर, ग्रीन वाला पार्ट चेक कर, 1%। गुड्स के लिए, किसके लिए? सर्विस वाली मैंने पढ़ाई नहीं तुमको, तो तुम पढ़ो भी मत, इतना ही चार्ट देखो, देख पा रहे हो? फॉर गुड्स तू मैन्युफैक्चरर हो या तू कोई भी हो, 1%, 1% मतलब हाफ सीजीएसटी हाफ एचजीएसटी, मैंने सेक्शन 9 में बताया। मैं कोई भी रेट बताता हूं तो सी और एस में हाफ हाफ। रेस्टोरेंट वाला भी गुड्स के केस में कवर है, गुड्स वाली कंपोजिशन स्कीम में रेस्टोरेंट पहले से कवर है, सर्विस होके भी हाँ पहले से कवर है। कितना रेट है उसके लिए? 5%, मतलब उसका 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एचजीएसटी। सर्विस वाला मैंने पढ़ा है नहीं, मेरे को नहीं बोलना। आगे, व्हाट आर कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर द कंपोजिशन, सब बोल दिया। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन, एक नंबर, ये नहीं बोला मैंने, इज नाइदर ए सीटीपी एनआरटीपी, एक सीटीपी और एनआरटीपी को कंपोजिशन स्कीम मिलता नहीं है। सर सीटीपी एनआरटीपी खुद एक नए फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है, सीटीपी एनआरटीपी ऑलरेडी एक न्यू टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो इफ यू आर अ सीटीपी अप्लाई फॉर सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन, इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट अप्लाई फॉर एनआरटीपी वाला रजिस्ट्रेशन, इफ यू आर अ रेसिडेंट बट नॉट अ कैजुअल टैक्स पेयर
You have a fixed establishment. You have a fixed place of business in India. You are doing business, normal business. लेकिन तेरा टर्न और 1.5 करोड़ के अंदर इसके तेरे को क्या दे रहे? कंपोजिशन स्कीम. सीटीपी वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है. एनआरटीपी वालों के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है. Shall pay tax under 9394 on the inward supply. 9394 is RCM. इसके लिए सेक्शन नंबर याद करने जरूरी होते हैं. 9394 क्या था? RCM. ये कंपोजिशन डीलर ने चुपचाप RCM वाला टैक्स भरना होता है. मैं कंपोजिशन डीलर हूं बोल के तू 1% 5% भरता है, लेकिन तू कुछ ऐसा सामान खरीदता है जिसपे RCM इज एप्लीकेबल, तो तुझे फुल RCM के रेट के हिसाब से जो भी बनता है वो टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स तेरा नहीं है, वो सामने वाले का टैक्स. तू सामने वाले के पास जमा ना करके डायरेक्ट जमा कर. ये बोलना कंपोजिशन डीलर 1% टैक्स लगा के माल बेचना चाहिए, ये बेचने की बात. ये बेच रहा है कंपोजिशन डीलर को माल, ये 18% पे ये मेरे को बेच रहा है, इसके लिए 1% लगा के बेचेगा. अरे 1% कौन लगाता है? कंपोजिशन डीलर लगाता है. अच्छा, कंपोजिशन डीलर से माल खरीदता है, किसी से भी खरीदेगा. तो जिससे मैं खरीद रहा हूं एज अ कंपोजिशन डीलर, मैं जिससे माल खरीद रहा है वो 18% पे टैक्स लगाता है. तो मैं उसको ये बोलूंगा मैं कंपोजिशन डीलर हूं, मैं कंपोजिशन डीलर हूं. तो बोलेगा तो मैं क्या करूं? बोलेगा मैं तो नॉर्मल डीलर हूं, मैं 18% पे गुड्स बेचता. कस्टमर आएगा तो भी 18%, कोई डीलर आएगा तो भी 18%, कोई कंपोजिशन डीलर है तो भी 18%. मैं तो अपना कंप्लायंस करूंगा ना पूरा. तो इसने मेरे को 18% पे माल बेचा, मतलब मैं खरीदा, मैं 18% उसके पास जमा किया. अरे बोलो, और इस 18 क्या नहीं, और इस 18% का मेरे को आईटीसी भी नहीं मिला. हाँ, आरसीएम कहाँ बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. मैं इसने मेरे को माल बेचा, मैं इसके पास 18% जमा किया, क्या तभी मेरे को कोई आईटीसी मिला? और मैं 18% फुल जमा किया ना, यही काम कर रहा हूँ ना आरसीएम में भी. अब ये मेरा सप्लायर, मैं इसका रिसिपेंट. अब आरसीएम मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, मैं 18% पे टैक्स भरना है, गवर्नमेंट मेरे को बोला, मैं गवर्नमेंट को बोला क्या फालतू गिरी, 1% का मैंने रेट लिया ना, तो मेरे को 8% क्यों भरवा रहे हो? गवर्नमेंट बोलता है फालतू गिरी नहीं है, तू एड़ा है, तू आरसीएम वाला टैक्स भर रहा है, तू थोड़ी तेरा अपना टैक्स भर रहा है. तू जब कस्टमर को चार्ज तो करता ही नहीं है, जब तू अपने सेल पे टैक्स भरता है तो 1% भरना है. आरसीएम वाला टैक्स तेरा टैक्स थोड़ी है, वो तो तू वैसे भी आरसीएम ना होता तो भी 18% उसके पास जमा करवाता ना. अब बस उसके पास जमा ना करवा के डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो कितना पे करेगा? 1% पे करेगा, 18%. आरसीएम वाला अगर तूने माल खरीदा है 9394 वाला केस में तुम्हें फुल रेट पे टैक्स पे करना होता है. यहाँ पे कोई 1% 5% का बेनिफिट मिलेगा. इट्स नॉट एंगेज, इज नॉट लिखा हुआ है. एक कंपोजिशन डीलर ने ये वाले काम नहीं करने का, नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करने का. क्या बोला? नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का. कौन से गुड्स नोटिफाइड है? पढ़ेला है, सुनेला है, देखेला है, याद आएगा. आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एलेटेड वाटर्स, फ्लाई एश ब्रिक. अरे बोलो, याद आता है क्या? फॉसिल मिल्स, रूफिंग टाइल्स, याद आना चाहिए. कहाँ पढ़ा था ये? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में. इन लोगों के लिए 40 लाख की लिमिट नहीं थी. जहां में बैठा है 40 लाख का एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स से तो लिमिट था, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम पे पान मसाला बना के दे रहा, आइसक्रीम बेच रहा, टोबैको. अभी मेरे को ये लॉजिक मत पूछना, ये पान मसाला टोबैको, ये गंजेड़ियों के साथ ये आइसक्रीम क्यों है? अभी है तो है, अपने को याद करना. ऐसा याद कर सकते हो, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला लेबर ईट पत्थर लगा रहा है, टाइल्स लगा रहा है, लगाते लगाते मावा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है. दिस इज योर लिस्ट ऑफ गुड्स. कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या लगा रहा है? मैंने बोला ईट पत्थर लगा रहा है, ब्लॉक एंड ब्रिक्स, टाइल्स लगा रहा है. लगाते लगाते देख लेना वर्कर लोग, ये लोग इधर रखे ही रहेंगे ऐसा टोबैको या पान मसाला लगाएंगे, पचक पचक. आइसक्रीम घर पे लेके जा रहा है रात को बच्ची के लिए. इन सभी गुड्स के लिए बोलो क्या नहीं है? 40 लाख का लिमिट नहीं है. और ये सभी गुड्स के मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम मिलता नहीं है. मतलब पान मसाला, मैं पान मसाला बेचने वाले का एक का नाम ले चल, आईटीसी कंपनी. आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, आईटीसी कंपनी का नाम, जो मोस्टली सिगरेट्स एंड ये सब टोबैको सब्स्टिट्यूट्स बना के बेच रही है. बड़ी कंपनी है. ये बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम चाहिए. क्यों चाहिए? पान मसाला बेचने पे चाहिए. एक तो बेचने दे रहे हो देख बराबर है, बनाने दे रहे देख वो पहली बड़ी बात है, क्योंकि वैसे तो इंडिया में बैन है सब कुछ.
बैन है लेकिन लॉ में लिख के रखा है टोबैको बैन, क्या बोलते हैं उसको, धूम्रपान बैन, बैन के नाम पे चल रहा है लेकिन इधर लिखा कैसे फिर, जानता हूं। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एडेटेड वाटर, ये सभी चीजें का अगर मैं मैन्युफैक्चर हूं, मेरा टर्नओवर कितना भी कम हो, मुझे कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा हुआ है। आई कैन नॉट अप्लाई फॉर द कंपोजिशन स्कीम। मैंने बोला, मैंने 2 बार कंपोजिशन हूं, कंपोजिशन डी ऐसा बोलने का, कहां पे 2 बार ये देख ले, मेंशन द कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट सप्लाई ऑन, कहां पे देखो, बिल ऑफ सप्लाई, कहां पे लिखने का मैंने, बिल ऑफ सप्लाई। साथ में मैंने यही चीज वापस लिखने का, एट माई प्रोमिनेंट प्लेस एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां जहां मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद लिखा होना चाहिए कि आई एम अ कंपोजिशन डीलर, 2 जगह लिखेगा, एट अ प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट अ बिल ऑफ सप्लाई। Who are not eligible to offer composition scheme, किसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता है। 10-2A मैंने पढ़ाया नहीं है, 10-1 की मैं बात कर रहा हूं, इन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, बहुत कॉमन सेंस के पॉइंट लिखते, तू थोड़ा पढ़ तो तू पता चलेगा। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लिएबल टू टैक्स, तो ऐसा गुड्स बेचता है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तू नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेचता है तो तू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी तो नहीं लेता ना, तो कंपोजिशन स्कीम कैसे लेगा। कंपोजिशन स्कीम एक टैक्स पेयर को ही दिया हुआ ऑप्शन है, तू टैक्स पेयर ही नहीं है, बिकॉज तू बेचता ही क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब तू कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट में भी आ सकता नहीं है। योर सप्लायर इज एंगेज इन मेकिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्लायर इज एंगेज इन मेकिंग व्हाट, इंटर स्टेट, कौन सा, आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करेगा, गुड्स का अगर, सर्विस का अगर, किसका भी कर, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करेगा, कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे। हम वो पढ़ रहे हैं जब कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है। बोले इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई वाले को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। यहाँ बड़े अच्छे से वर्ड लिखा है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इसका मतलब इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई, बोला नहीं है, मतलब इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई चलेगा, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट अलाउड। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन बने, इसके लिए मैं ऑलरेडी ट्रिकी पॉइंट तुमको बता चुका हूं, नहीं तो नॉर्मली पढ़ने में कभी दिमाग में भी नहीं आएगा जिधर आउटवर्ड वर्ड डाला था करके। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नॉट अलाउड, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा अगर तू कर रहा है तो। एक पर्सन जो इको के थ्रू माल बेचता है, अरे तू इको के थ्रू माल बेचता है तो तू इको है ना, सप्लायर थ्रू इको है ना, तेरे लिए अलग सेपरेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 में, तो तू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ले ले। इधर कंपोजिशन स्कीम कौन सा मांगने आ रहा है, नो कंपोजिशन स्कीम, तो सेक्शन 24 की लिस्ट रिपीट हो गई, 3 आइटम तो आई गए, सीटीपी नहीं मिलेगा कंपोजिशन, एनआरटीपी नहीं मिलेगा कंपोजिशन, ये इको नहीं मिलेगा कंपोजिशन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करेगा नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, वापस लिखा है, ये सभी प्रोडक्ट का तो अगर मैन्युफैक्चरर से बोले तुझे आईटीसी, तुझे कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। क्या पढ़ रहे हैं हम, कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सप्लायर हु इज नाइदर सीटीपी एनआरटीपी, मतलब ये वापस समरी में समरी, सीटीपी एनआरटीपी को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, मैं तुमको इसके लिए ये अभी तक नहीं पढ़ाया हूं, सर्विसेज वाला इसके लिए नहीं पढ़ाया हूं, क्योंकि नहीं तो ये पॉइंट नहीं तुमको समझता। मैं अभी तक कंपोजिशन स्कीम ऐसा समझ लो किसके लिए आया है, गुड्स वालों के लिए आया है। इफ यू आर द मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर द ट्रेडर, यू हैव अ कंपोजिशन स्कीम। सिर्फ एक लौते सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन स्कीम दी, किसको, रेस्टोरेंट, बाकी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन स्कीम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन बोलता है गुड्स वाला डीलर मतलब कौन, जो गुड्स बेचता है। अच्छा, साथ में उसने थोड़ी सी सर्विसेज दी तो नहीं चलेगा क्या, थोड़ी सी दी तो चलेगा। तू सर्विसेज इतनी देता है, तू सर्विस का प्रोवाइडर है, लेकिन तू जानबूझ के ये बता रहा है गवर्नमेंट को कि मैं गुड्स बेचता हूं और तू ये 1% का बेनिफिट लेने आया है। जैसे कि मैं तुमसे पूछता, एक क्लास के प्रोप्राइटर को, एक कोचिंग क्लास वाले को कंपोजिशन स्कीम मिलना चाहिए क्या अभी तक के तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से, नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम किसके लिए आया है, गुड्स के लिए। 1% वाली स्कीम तो इसको नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही तो मैंने क्या किया, मैं जो तुमको बुक्स दिया उसको गुड्स बोला, गवर्नमेंट को बोला मैं बुक्स बेचता है, मैं बुक्स देता है ना स्टूडेंट्स को, मैं बुक्स का पैसा ले रहा है और मैं टीचिंग सर्विसेज का भी ले रहा है, सर्विसेज थोड़ी देता हूँ, गुड्स बहुत देता हूँ। आई वॉन्ट 1% का स्कीम, क्योंकि 18% इज ह्यूज कॉस्ट यार, 18% का कंप्लायंस करना मतलब बड़ी मुसीबत है। मार्केट ऑलरेडी फीस सेंसिटिव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कोई 50,000 रुपए फीस चार्ज कर रहा है तो 50,000 रुपए में से बात को समझो 18% जीएसटी है, 50 में इंक्लूड है, मतलब समझो किसी का 40 फी रहेगा तो 40 के ऊपर 18% लगभग 7,200 आता है, मैं बता रहा हूँ आता है। तो उसकी फी बन जाती है 47,200। वो जीएसटी के साथ फीस हो या जीएसटी के बिना हो, तुझे तो 47,200 देना है, बराबर ना। यूज कॉस्ट फीस बहुत बढ़ जाती है, ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, 7,200 जीएसटी के नाम पे फीस बढ़ा। तो ये 18% बड़ा बर्डन बन जाता है एक कस्टमर को पे करना। तो अपने से पे करूंगा तो प्रॉफिट मार्जिन नुकसान होएगा, तो चलना 1% वाली स्कीम लेता हूँ, 40,000 फीस लूंगा, मतलब 7,200 का फुल डिस्काउंट मार के, और उसका 1% कितना 400 भर दूंगा। 400 भरने में क्या बड़ी बात है, अपने जेब से भर। बट कस्टमर में बोला फीस के हिसाब से, लोअर फीस के हिसाब से अट्रैक्ट होंगे। तो मैं चाहता कि मेरे को 1% वाली स्कीम मिले, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे, क्योंकि ये स्कीम किसके लिए आई थी, गुड्स के लिए, सर्विस वालों के लिए आई नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गुड्स दे रहा हूँ, तो ऐसा सब सर्विस प्रोवाइडर यही बोलना चालू करेंगे कि हम गुड्स भी बेच रहे हैं। सो इन्होंने मेंशन किया गुड्स का सप्लायर मतलब तेरा बोलता है ना, बिजनेस गुड्स का होना चाहिए, सर्विसेज तो एंसिलरी होनी चाहिए। इधर सर्विसेज प्रिंसिपल सप्लाई, अरे बोलो बुक्स तो एंसिलरी दे रहा हूँ, एडिशनल पार्ट है वो। मेन यहाँ तुम बुक्स खरीदने आए क्या, तो बुक स्टॉल में जाते, बुक डेपो में जाते, बराबर ना। या तुम सर्विस लेने आओ, तुम्हारे बिजनेस इज सर्विस ओरिएंटेड, ऐसे बिजनेसेस को क्या नहीं देना है, कंपोजिशन स्कीम नहीं देना है। लेकिन गुड्स का, अगर मैं प्रोमिनेंटली गुड्स का सप्लायर हूं और साथ में थोड़ी सी सर्विसेज दे रहा हूं, तो थोड़ी सी दे रहा हूं ना, तो ये थोड़ी सी सर्विसेज के नाम पे मेरे को कंपोजिशन स्कीम छीन नहीं सकते तुम, मिलेगा फिर भी मेरे को कंपोजिशन स्कीम। तो थोड़ी सी मतलब कितनी, वो बता रहे हैं। ये इधर ही है, ठीक से पढ़ना। अ रजिस्टर्ड पर्सन, फर्स्ट बॉक्स बोलो ना, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) इसके लिए मैं सबसेक्शन दिखा के आया हूं। 10(1) 10(2) इज अबाउट कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। 10(2) वो नई वाली आई हुई, उसका बात ही नहीं है, सर्विस वालों का बात ही नहीं है। सर्विस वाला सर्विस ही तो देगा। अब मैं क्या ये पढ़ा क्या रहा हूं, गुड्स वाले ने कितनी सर्विसेज दे सकता है, एक गुड्स का सप्लायर कितनी सर्विसेज दे सकता है, तो सर्विसेज को नॉमिनल सर्विसेज मानेंगे। मैं बताऊं ना, कुछ थोड़ी सर्विसेज देता हूं, मैं गुड्स बेचता हूं लेकिन साथ में थोड़ी सी सर्विस भी देनी पड़ती है। तो थोड़ी सी सर्विस मतलब कितनी, इतनी इज अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज, ब्रैकेट में लिखा अदर देन रेस्टोरेंट। अरे रेस्टोरेंट वालों को ले लिया ना अलग से, ऊपर 5% में कवर कर लिया ना। 1% पे जो जीएसटी का रेट लिया है, जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम लिया है 1% वाला, वो सर्विसेज दे सकता है क्या, तो हाँ, कितनी, बस इतनी सी। बोलता है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा, प्रीसीडिंग, पिछला फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है, उसका 10%, उसका 10%, उसका 10%, एंड 5 लाख, कितना बोलो, 5 लाख, विच इज हायर। %10 टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 5 लाख एक थ्रेशोल्ड रखा, विच इज हायर। इन दोनों का जो हायर अमाउंट आएगा उतनी तक मैं सर्विसेज दे सकता हूं। मैं गुड्स का डीलर होकर मैं उतनी सर्विसेज दे सकता हूं। उससे ज्यादा दे रहा हूं तो, उससे ज्यादा दे रहा हूं मतलब मेरा गुड्स सर्विसेज इनके नजरिए में इक्विवेलेंट हो जाता है। मतलब मेरा बिजनेस गुड्स का नहीं दिखाई दे रहा है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी मैं मेजर पार्ट पे दे रहा हूं, तो मेरे को कंपोजिशन स्कीम गुड्स वाली नहीं मिलेगी। गुड्स वाली कंपोजिशन स्कीम लेने आया ना, तो तू गुड्स का डीलर होना चाहिए ना, सर्विसेज थोड़ी सी देनी चाहिए ना। तो थोड़ी सी मतलब इतनी सी, टर्नओवर के 10% या 5 लाख विच इज हायर के अंदर की। सो मेरा सवाल तुमसे, मेरे पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ माय बिजनेस, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ माय बिजनेस ही समझो 30 लाख। कितना बोला मैंने, 30 लाख। पिछले साल का देखना था, कंपोजिशन स्कीम मैंने लिया है, गुड्स वाला लिया है, 1% वाला लिया है। इस साल में जो माल बेचूंगा 1% पे टैक्स खुद से भरूंगा, लेकिन मैं गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, सर्विसेज।
गवर्नमेंट को पता चला मैं सर्विसेज भी देता हूँ तो ये लोग बोलते हैं नहीं तेरी 1% की कंपोजिशन स्कीम हम छीन लेंगे। मैंने बोला रुको, 1% मेरे को रहने दो, क्योंकि मैं सर्विसेज इतनी भी नहीं देता, वो थोड़ी सी देता हूँ। थोड़ी सी मतलब कितनी देता है, इसके रेंज में देता है क्या? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने इस साल जो भी सर्विसेज रेंडेड की है वो सर्विसेज का अमाउंट है 2.5 लाख। मतलब मैंने गुड्स बेचा, साथ में सर्विसेज का भी पैसा लिया तुमसे, 2.5 लाख रुपया अभी तक ले चुका हूं। एम आई एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? यस। कैसे निकाला तुमने ये? लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना बोला था मैंने, उसको देखा क्या? 30 लाख। लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना बोला था? 30 लाख का 10%, 3 लाख और 5 लाख का हायर 5 लाख, मतलब मैं 5 लाख तक की सर्विसेज दे सकता हूँ। मैंने कितने की दी है? 2.5 लाख। मुझे मिलेगा कंपोजिशन स्कीम? मिलेगा। मैं 4 लाख का सर्विस देता तो भी मिलता, क्योंकि 5 लाख लिखा ना, लिमिट एक बार निकाला ना 5 लाख। 30 लाख का 10% और 5 लाख का हायर कितना आया? 5 लाख। सो 5 लाख तक की मैं सर्विसेज इस साल दे सकता हूँ। 5 लाख तक की सर्विसेज में इस साल दे सकता हूँ। ये तो अपने आप को समझा, डे 1 से समझा। गुड्स बेचते बेचते सर्विसेज तेरी 5 लाख एक्सीड ना हो जाए, ये इंश्योर कर, तो तेरी 1% की स्कीम बरकरार रहेगी। व्हाट इफ मेरे पिछले साल का टर्नओवर 70 लाख, पिछले साल का टर्नओवर मेरे को कब पता हो गया? साल खत्म होने के बाद ना। तो इस साल में ये इंश्योर करने का, पिछले साल का टर्नओवर 70 लाख, 70 लाख का 10% 7 लाख, 7 लाख और 5 लाख का हायर 7 लाख ना, 7 लाख ना। मतलब मैं इस साल जब जब गुड्स बेचूंगा और कोई मेरे से सर्विसेज भी मांगेगा तो मैं उसको सर्विसेज दूंगा, मना नहीं करूंगा, लेकिन ये सर्विसेज की अमाउंट साल भर की 7 लाख से एक्सीड ना हो जाए। जिस दिन 7 लाख से एक्सीड, 1% की स्कीम गायब हो जाएगी, छीन लेगी गवर्नमेंट। तो बोलो इस साल में मैं कितने की सर्विसेज दे सकता हूँ? 7 लाख एज पर सेकेंड केस। झेप रहा है? एक और पूछू, कितने की सर्विसेज इस साल दे सकते हो मेरे को तुम बताने का, मैक्सिमम अमाउंट बताने का। उससे कि कम की दे रहा हो मेरे को 1% की स्कीम रहेगी, उससे ज्यादा का दूंगा 1% स्कीम नहीं रहेगी। मेरा पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर है 1,20,00,000, तो उसका 10% 12 और 5 लाख का हायर 12 लाख। तो ये 12 लाख निकाला, उसका मतलब क्या? इसका यूज क्या है? इस साल मैं गुड्स तो बेचूंगा, अरे लाखों करोड़ों के बेचूंगा, साथ में सर्विसेज भी दे सकता हूँ। हो कितने रुपए तक की? 12 लाख तक की। 12 लाख तक की दूंगा तो कंपोजिशन स्कीम रहेंगी मेरी 1% वाली। 12 लाख से अगर गलती से एक्सीड हो गया तो नॉर्मल डीलर बनना पड़ेगा, एंड वो मेरे कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो जाएंगे नॉर्मल डीलर वाले। समझा है पक्का? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी पूछू, 1,60,00,000 का तेरा टर्नओवर है पिछले साल का, तो मैं कितनी की सर्विसेज दूं इस साल? कंपोजिशन स्कीम चला गया तेरा। कंपोजिशन स्कीम कब मिलता है? 1.5 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद। पिछले साल का टर्नओवर 1,60,00,000 है तेरा। 1,60,00,000 है मतलब 1.5 लाख पिछले साल ही एक्सीड हो गया, मतलब पिछले साल ही छीन लिया तेरा कंपोजिशन स्कीम बिकॉज ऑफ दैट 1.5 लाख का पॉइंट। तो इस साल सर्विसेज कितनी भी दे, मजबूत दे, तूफान दे, अक्खा सर्विस प्रोवाइडर बन जा, क्या फर्क पड़ता है हमको, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में तो तू रहा ही नहीं है ना। सो चलते 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 इतना भी मतलब ऐसा मैथमेटिकली बस फॉर्मूला के एंगल से मत जाओ कि 10% लगाना है, 10% लगाना है, 10% लगाना है। देखना भी है 1.5 करोड़ के अंदर भी है ना। बोलते बोलते बोल दिया पिछले साल का टर्नओवर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा है, मतलब उसको कंपोजिशन स्कीम वैसे भी नहीं मिल रही। मैक्सिमम लिमिट 15 लाख, यस 1.5 लाख के अंदर ही रहेगा पिछले साल। वो 1.5 लाख के अंदर रहेगा तो इस साल का 1.5 लाख का मैक्सिमम 1.5 लाख भी रहेगा, 1.5 करोड़ भी रहेगा तो भी 10% 15 लाख आ जाएगा। 15 लाख 5 लाख का हायर 15 लाख हो जाएगा, मतलब इस साल तू सर्विसेज कितने का देगा? मैक्स टू मैक्स 15 लाख, मैक्स टू मैक्स 15। ऐसा है, सब कुछ पिछले साल के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। मिनिमम 5 लाख ऐसा भी जरा सोचो, हायर ले रहे हो ना तुम, हायर ले रहे हो, तो अगर तुम्हारा टर्नओवर खाली 10 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, तो उसका 10% तो खाली 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख आएगा। और 5 लाख के साथ कंपेयर करोगे तो हायर कितना आएगा? 5 लाख। तो अगर याद ही करना है पूरा फुल फ्लेश, तो सर्विसेज में 5 लाख के अंदर की कभी भी तू चलेगा। यही मतलब है ना इसका। हायर के पॉइंट में 5 लाख के साथ कंपेयर करें तो तुम बार बार, तुम 5 के बदले में 12 लाख कब बोले? जब 12 लाख हायर था। 17 लाख 17 लाख का कितना? 7 लाख का बोले जब 7 लाख हायर था। लेकिन 2.5 लाख भी मैंने एक एग्जांपल लिया सबसे पहला, 25 लाख वाला, 35 लाख वाला, तब 10% कितना आया था? 3.5 लाख।
तो 3.5 लाख देखा था क्या सर्विसेज का लिमिट, तभी 3.5 लाख और 5 लाख कंपेयर किया था हाइयर, मतलब मैं सर्विसेज मिनिमम से मिनिमम 5 लाख की दूंगा तो भी कोई मेरे को रोकने वाला नहीं है। मैं गुड्स का डीलर, लेकिन मैं सर्विसेज 5 लाख तक की दे सकता हूँ। अदर पॉइंट्स, बिल ऑफ सप्लाई देने का कि टैक्स इनवॉइस देने का? बिल ऑफ सप्लाई। मैंने अपने रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का। आईटीसी मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे नहीं मिलता है। मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, मैं कंपोजिशन स्कीम अगर अवेल किया, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, मैं कंपोजिशन स्कीम अगर इफ अवेल किया तो शैल इंक्लूड all registered persons having same PAN। ये पढ़ने से नहीं समझता है, ये मैं तुमको बता दिया हूँ कैसे, मालूम है? 4 ABCD स्टेट निकाले थे, एक स्टेट ए के लिए अगर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ कंपोजिशन स्कीम, तो बाकी जगह पे भी मेरे को लेना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम। एक जगह कंपोजिशन, एक जगह नॉर्मल, ऐसा अलाउड नहीं कर रहे हैं। या तो सब जगह कंपोजिशन या तो सब जगह नॉर्मल। डन। पेनल्टी इंपोज हो जाएंगी अगर तूने ऊपर लिखी हुई कंपोजिशन स्कीम का इरेगुलर अवेलमेंट करेगा तो। मतलब ऊपर के कंडीशन से तूने कंपोजिशन स्कीम खुद से छोड़नी चाहिए लेकिन तू छोड़ नहीं रहा तो पेनल्टी ठोकेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट चैप्टर, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। पूरा थ्योरेटिकल था, क्वेश्चंस भी अभी के अभी देख लो, अच्छे से फ्लो बैठेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर ये अभी तक बताई हुई थ्योरी दिमाग में बैठी है तो। ओके, एक सेकंड। कंपोजिशन लेवी, ये देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिसपे 1.5 करोड़ की जगह पे 75 लाख का लोअर लिमिट एप्लीकेबल है, जिसमें मैंने बोला मैंस 2 कवर होना चाहिए। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तीनों दिखे। हाँ, आसाम नहीं दिखेगा, आसाम जहाँ में जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश आ गया, अरे बोलो आ गया। हाँ, एन फॉर नागालैंड आ गया, एस फॉर सिक्किम आ गया, त्रिपुरा आ गया और उत्तराखंड आ गया। मैंस 2 में 8 थे, 8 ही लिखे हुए, इसके अलावा बाकी कुछ भी लेना नहीं। इन सबके लिए 75, लेकिन बाकी बचे सबके लिए 1.5 करोड़। चलो एक एग्जांपल है, देखते क्या है। अ हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लो बार्बर हैज हिज सैलून इन दिल्ली एंड हरियाणा मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। सवाल, सैलून के बिजनेस से पता चलना चाहिए था ये इंटरस्टेट सप्लाई कैसे करे। बाल काटने के लिए तो इंसान उसके सैलून में आएगा, बाल काटे, सर्विसेज दी, कौन सी दे दी? इंटरस्टेट सर्विस हो गई है। कौन सी हो गई? इंट्रा सैलून, इंट्रा स्टेट क्या? इंट्रा सैलून, सैलून के अंदर।
बाहर तक नहीं, किसी थिएटर में जा रहे मूवी देखने, तुम्हें सर्विसेज मिली, कौन सी मिली? इंटर स्टेट मिली? अरे इंट्रा स्टेट मिली, इंट्रा विद इन स्टेट मिली ना, स्टेट के बाहर गए थे, थिएटर के भी बाहर आए थे क्या? इंट्रा हो गया ना, ये क्या हो गया? इंट्रा। ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें एग्जाम्पल से समझ में नहीं चाहिए कि इंट्रा है, सो ये इंट्रा स्टेट अप्लाई करता है, समझ गए थे अपन। तो ये पूछता है कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? मेरे को बता बिल्लो बार, तू हेयर स्टाइलिस्ट है ना, सर्विसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन स्कीम है क्या? है? नहीं आई हुई है, नहीं आई हुई है, बट आंसर करो मेरे को गुड्स के हिसाब से, इसको कंपोजिशन स्कीम वो वाली मिलेगी क्या? 10(1) 10(2) वाली नहीं मिलेगी, इसको 10(2)A वाली देंगे, लेकिन 10(2)A वाले के हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। सो 10(2)A मैंने सिखाया नहीं तो छोड़ दो, अभी 2 मिनट का काम है 10(2)A लेना। मैंने बाकी रखी थी उसी चीज के लिए, 10% वाले पॉइंट के लिए, 10% और 5 लाख विच इज हायर के लिए। अभी सभी कंपोजिशन स्कीम का तूने जो जो कंडीशन पढ़ा है सब कुछ उस 10(2)A पे भी एप्लीकेबल है। सिर्फ 1.5 करोड़ का लिमिट 50 लाख हो गए, 1.5 करोड़ का लिमिट कितना हो गया? 50 लाख। बाकी एवरीथिंग इज सेम, लिमिट खाली चेंज है, नहीं रेट में चेंज है। रेट 6% लेने का, 6% मतलब 3% CGST 3%। तो मुझे बता दे, आज तेरे को एक क्वेश्चन आता है कि इसको कंपोजिशन स्कीम देने का क्या, तो तू पहला ये देखो गुड्स वाला की सर्विस वाला है। सर्विस वाला ये, इसको 10(2)A वाली दे दो, नई वाली 10(2)A वाली, 2A वाली, जो कितने टके पे? 6%। लेकिन कब मिलेगी इसको? जब उसका टर्नओवर 50 लाख के अंदर है। अरे बोलो, अच्छा बाकी कंडीशंस, बाकी भी कंडीशन एप्लीकेबल है, कौन सी वाली? टैक्स चार्ज नहीं करने का, बिल ऑफ सप्लाई देने का, इनवॉइस नहीं देने का, सभी कंडीशन एज इट इज, अदर थियोरेटिकल पड़ी हुई सारी एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे इलस्ट्रेशन करनी चाहिए डायरेक्ट, इलस्ट्रेशन ये एक नंबर, ठीक से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। टैक्सपेयर तोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी। तुमसे पूछ नहीं रहा है, ले लिया इस अंडर सेक्शन 10(1). समझा सेक्शन क्यों काम का है? सेक्शन 10 इज कंपोजिशन स्कीम। तुम्हें क्वेश्चन जास्ती बताता नहीं है गुड्स का है कि सर्विस का है, तो ऐसा सब सेक्शन चिपका देता है। अपन बोलते कितना वो कौन याद रखेगा? याद रख बाबा, 10 सबसेक्शन 1 इज गुड्स वाला, 2A बोलेगा तो सर्विस वाला। अभी 10(1) देख के मेरे को समझ में आना चाहिए कि तोलाराम जो भी है सर्विस वाला नहीं है, गुड्स वाला है। तो इसके लिए रेट 1% है। कितना परसेंट है? 1%, क्योंकि रेट पता करने के लिए भी काम आता। इसका एक यूनिट A1 इन यूपी में है, अनदर यूनिट A2 इन MP में है। यूपी MP दो डिफरेंट स्टेट्स में है। इसने इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहिए क्या? इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहिए क्या? इंटरस्टेट सप्लाई करना मतलब क्या करना? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजना, इसको इंटरस्टेट बोलते हैं। दो स्टेट में वजूद होना मतलब इंटरस्टेट है क्या? यूपी में बिजनेस, MP में बिजनेस चलेगा। यूपी के बिजनेस से यूपी में ही माल बेचता है, MP के बिजनेस से MP में माल बेचता है, मतलब इसने इंटरस्टेट सप्लाई किया क्या? नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब यूपी से बाकी स्टेट्स में माल बेचा, दोनों इंटरस्टेट होता है। फर्क समझ में आता है? सो इसका यूपी MP दो जगह होना इसको कंपोजिशन स्कीम लेने से रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा। आगे इसका टोटल टर्नओवर दोनों यूनिट का हो, दोनों यूनिट का चाहिए क्योंकि एग्रीगेट लेना होता है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल हो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का ही चाहिए। कितना है? 115 लाख। 115 लाख मतलब 150 लाख के अंदर है। 150 लाख मतलब 1.5 करोड़, हाँ अंदर है। तो लेकिन पहले मेरे को एक बात बता, इसको 150 लाख का लिमिट लगाना है, 75 का लगाना है कि 50 का लगाना है? 150 लाख का लगाना है, 1.5 करोड़ का लगाना है, क्योंकि 75 लाख किसके लिए है? मैंस 2। मैंस 2 का M फॉर MP नहीं था और U फॉर UP नहीं था, नहीं तो सिर्फ मैंस 2 याद आ जाएगा, मैंस 2 UP M MP। M में क्या था? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय था। हाँ, दज्जा मत उड़ाना। सो ये 1.5 करोड़ वाला है और गुड्स वाला इसके लिए 1.5 करोड़, 50 लाख सर्विस वाले के लिए था। ठीक है, इसका टर्नओवर इन द A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट वाला दे दिया। पिछले साल का देखने का है स्कीम लेने की, लेकिन इस साल टैक्स भरना है पिछले साल पे। इस साल जो 1% भरेगा वो कौन से टर्नओवर पे भरेगा? इस साल के टर्नओवर पे भरेगा ना, तो इसके लिए इस साल का भी टर्नओवर दिया, दैट इज 5 लाख एंड 10 लाख। A1 से 5 लाख, A2 से 10 लाख। कंप्यूट द अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर 10(1) एंड 10(2) ऑफ द CGST एक्ट बाय तोलाराम। बोलो ना, लिमिट कौन सा देखने का? पिछले साल का है वो लिमिट में,
है वो लिमिट। अज्यूम करो बाकी कंडीशन उसने फुलफिल कर दी है, इसे कंपोजिशन स्कीम में रखोगे कि नहीं? रखेंगे। अच्छा दोगे कि नहीं? वो ले चुका है, तुम क्या देंगे? वो ले चुका, ऊपर पहले लिखा था इज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, अभी रखना है कि निकालना है वो देखना है, सो रख लो क्योंकि 150 लाख के अंदर है, इंटरस्टेट सप्लाई करता नहीं है, यूपी और एमपी में अपने अपने स्टेट्स में माल बेचता ही रहेगा, ऐसा सब कुछ सारी कंडीशन फुलफिलमेंट के साथ इसे कंपोजिशन स्कीम में रखेंगे। रखेंगे तो एक कौन सी वाली कंपोजिशन स्कीम में आ गया? 1% वाली में आ गया ना? 1% वाली में कि 5% में कि 6% में? जल्दी बोलो। 6% किसके लिए था? सर्विस। 5% किसके लिए था? रेस्टोरेंट। तो ये किस में आएगा? 1%। मतलब इसका जो इस साल का टर्न उसको ऊपर उसको कितना भरना है? 1%। 5 लाख पे 1%, 10 लाख पे 1% भर देगा, काम खत्म। लेकिन 1% फुल हो गया, हाफ ऑफ, मतलब 0.5 CGST, 0.5 SGST, आंसर खत्म। यूपी एमपी 85-30 टोटल 115, ये खाली नाम के लिए लिखा है, इसका काम नहीं कुछ। ये देख टैक्स तो इस पे जा रहा है। यूपी का टर्नओवर 5 लाख, 5 लाख का 1%, 5,000। एमपी का टर्नओवर 10 लाख का 1%, 10,000, टोटल 15,000, इसे भरना चाहिए। आंसर तुम थोड़ा और खुल के लिखो, ठीक से लिखो। टोटल टैक्स का कॉलम मत बनाओ, तुम बनाओ CGST, SGST, IGST नहीं, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करता ये। सी और एस 0.5 मतलब आंसर आता 2,500, 5,000, टोटल वही होनी थी 15,000। डन। क्वेश्चन 2, टैक्स पेयर भोलाराम, तोलाराम हो गया उसका भाई भोलाराम। ये ट्रेडर है, ट्रेडर है, वो हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन, जिसने कंपोजिशन स्कीम ले ली है, 10-1 वाली ले ली है, मतलब 1% वाली ले ली है। ये दोनों बेचता है, टैक्सेबल भी बेचता है और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेचता है। इसने कंपोजिशन स्कीम ली है, मतलब 1% टैक्स भरेगा। 1% टैक्स टर्नओवर पे भरेगा, कौन से? टैक्सेबल टर्नओवर पे भरेगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्टेड है, उस पर कभी भी जीएसटी जाना है ही नहीं। इट्स एज अ वन रिटेल शोरूम, इट हैज अ वन रिटेल शोरूम इवन इन पंजाब, पंजाब में एक रिटेल शोरूम है, एंड अनदर रिटेल शोरूम इन राजस्थान, दूसरा राजस्थान। पंजाब से भी माल बेचता है, राजस्थान से भी माल बेचता है, दोनों जगह से टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचता है। अच्छा एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय सिर्फ टैक्सेबल लोगे कि एग्जेम्प भी लोगे? एग्जेम्प भी ले। एग्रीगेट लेते समय दोनों स्टेट का टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सब, लेकिन टैक्स भरते समय सिर्फ टैक्सेबल पे भरेगा, और भरेगा सिर्फ 1% के रेट से, ये समझते हो? ओके। Turnover including taxable and exempted goods of the two showroom in the last financial was 115 lakh. Once again same figure 115 लाख, 150 लाख के अंदर है। कंपोजिशन स्कीम इसकी बरकरार रहेगी, मतलब अब ये कितने से टैक्स भरेगा? 1% से। टर्नर ऑफ दी शोरूम्स, अभी शोरूम का चालू साल का टर्नर ले दिया, ये तो पिछले साल का दिया था। चालू साल का शोरूम का टर्नर A1 A2 का कितना है? बोलता है करंट फाइनेंशियल में एक का 35 लाख है, उस 35 लाख में से A1 का 15 लाख है, A2 का 20 लाख है। दिख रहा है तुमको मैं कहां से पढ़ रहा? 35 लाख में से बोले A1 का 15 लाख है, सेकेंड लाइन पे लिखा है A2 का 20 लाख है, दिखता है तुमको? A1 के 15 लाख के अंदर ब्रैकेट में लिखा है 5 लाख टैक्सेबल वाला और 10 लाख एग्जेम्प्टेड वाला। मैं क्या बोलता है? 5 लाख टैक्सेबल, 10 लाख एग्जेम्प्टेड। 5 लाख पे टैक्स भरना 1%, 10 लाख पे भरना नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। नेक्स्ट A2 में टर्नओवर 20 लाख है, 20 लाख में से 10 लाख टैक्सेबल है, मतलब 10 लाख एग्जेम्प्टेड है। 20 लाख में से सिर्फ 10 लाख पे टैक्स भरना है, जो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड पे भरना नहीं है। सेम डिस्कशन। सो कंप्यूट द अमाउंट पेबल, 1% का रेट है। बोलो जल्दी, पंजाब में टैक्सेबल सप्लाई कितना था? 5 लाख, और वो राजस्थान में कितना था? 10 लाख। तो 5 लाख का 1% भरवा मतलब कितना भरा? 5,000। 10 लाख का 1% भरवा मतलब कितना भरवा? 10,000। दिस इज और टोटल टैक्स कितना भरा? 15। तो ये जो 85-30 जाता है उसका क्या यूज है? उसका ये यूज है खाली देखने के लिए कि 150 लाख के अंदर है क्या। बाकी तुम सॉल्यूशन में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यह है तुम्हारा मेन सॉल्यूशन। लेकिन ये टैक्स का कॉलम में बोलता है 2 कॉलम में लिख, CGST और SGST, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, टैक्स पेयर पद्मावती इज ए सैलून स्टाइलिस्ट। सैलून स्टाइलिस्ट बोलेगा तो सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्कीम कौन सी है? 10(2)A वाली, 6% वाली, 3% CGST, 3% SGST। लेकिन इनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना है? 50 लाख। देखना पड़ेगा। Who has opted for composition, उसने कंपोजिशन लेवी ले ली है, कौन सी वाली? 10(2)A वाली, 10(2)A वाली।
इसकी एक ब्रांच वसंत कुंज दिल्ली में है और एक ब्रांच गुड़गांव हरियाणा में है। होने दे, ब्रांच होने में क्या गड़बड़ है? इंट्रास्टेट थोड़ी हो रहा है, इंट्रास्टेट सलून स्टाइलिस्ट सर्विस दे रहा है। टोटल टर्नओवर ऑफ दी टू ब्रांचेस ऑफ लास्ट FY वाज 45। पिछला साल का क्यों डेटा देते हैं? कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट बरकरार है कि नहीं वो देखने की। तो इसके पिछले साल का टर्नओवर कितना बोला है? 45। लिमिट कितने का है? 50 है। 50 के अंदर, 50 के अंदर होना चाहिए, 1.5 करोड़ के अंदर होना चाहिए, 75 के अंदर होना चाहिए, ज्यादा नहीं करना उससे। स्मॉल टैक्स पेयर किसे बोलोगे? ज्यादा टर्नओवर को कि कम? कम ना। तो 50 के अंदर ये है कि नहीं है? हाँ ये है, मतलब इसका कंपोजिशन स्कीम है, अभी भी है, जिंदा है। और कितना देर से टैक्स भरेगी? 6 सर्विस वाली है 6%। लेकिन किस पे भरेगी? करंट ईयर के टर्नओवर पे भरेगी, टैक्सेबल वाला पड़ता है। तो आगे उसका ब्रांचेस का करंट ईयर का, करंट फाइनेंशियल का, क्वार्टर का टर्नओवर दे दिया। 5 लाख 10 लाख। बोलो 5 लाख पे कितना टका? 3-3%। 10 लाख पे कितना टका? 3-3%। ऐसा करके 6% भरेगी, खत्म आंसर। बोलो 5 लाख का कितना मारा? देख बाजू में 6%। वो एक साथ लिख रहे, मैंने बोला तू 2 कॉलम में लिख। CGST का 3%, HGST का 3%, आएगा कितना? 30,000। 10 लाख का कितना आएगा? 60,000। टोटल टैक्स भर दिया 90,000। अरे यार है सबको। तो क्या मालूम होना चाहिए तुमको? खाली बताया मैंने बहुत सारा थ्योरी, मालूम खाली होना चाहिए रेट और स्कीम में। उसको स्कीम अभी भी उसकी है कि नहीं? स्कीम के अंदर है तो रेट 1% या 5% या 6% खाली दे दो बस। अभी तक के तो सारे क्वेश्चन डन, कुछ मेरे को इश्यू नहीं लग रहा। ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एग्जाम्पल है, सिखा दिया मैंने, आंसर तुमसे सुनना है। एक राम सेवक है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स का डीलर है, मतलब गुड्स ही बेचता रहेगा, सर्विस देता रहेगा क्या? हो, गुड्स का सप्लायर है लेकिन छोटी मोटी सर्विस भी दे सकता है ना। छोटी मोटी मतलब कितनी तुम जानते हो? पढ़ो। हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग FY वाज 60 लाख। क्यों दिया ये? क्यों दिया ये? दो चीजों के लिए। एक तो पिछले साल का टर्नओवर 60 लाख है, मतलब ये कंपोजिशन स्कीम वाला है। दूसरी बात, यही 60 लाख काम आएगा 10% भी मारने के लिए। कौन सा 10%? सर्विसेज का लिमिट देखने वाला। तो 60 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 6 लाख। 6 लाख को कंपेयर करो 5 लाख से। बोलो कितने थे? 5 लाख। वो 5 लाख घर से याद करके जाना है, वो लॉ में लिखा हुआ है 5 लाख। तो 6 लाख और 5 लाख विच इज हायर इज 6 लाख तक की बंदा क्या कर सकता है? सर्विस दे सकता है। तो कितने की दी इसने? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्न उसका 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं है, मालूम है, छोड़ दो। वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है, मालूम है। ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू अ वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग। ये एक एग्जांपल है ना, इसके लिए हमसे पूछा नहीं, मैं पूछ रहा है कि ये कितने रुपए तक की सर्विसेज दे सकता है। आंसर इज 6 लाख। आंसर इज 6 लाख। 5 लाख का हाइयर, यानी आंसर इज 6 लाख। ठीक है, क्वेश्चन बन के आने दो, क्वेश्चन में यूज करना आ रहा है तो अच्छी बात है। ओके, वेयर आर द क्वेश्चन? यस, ये सेक्शन 9 का चैप्टर में मर्ज करके था। सेक्शन 9 के हमने ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन कर लिए थे, विवेक गोयल, रघु, लीगल, 5 कर लिए थे। 6 के आगे से किया नहीं था क्योंकि कंपोजिशन स्कीम सिखा नहीं था। तो 6 से लेके 11 तक सब कुछ कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन फटाफट करते हैं, फिर पैकअप। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। सुल्तान एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है, नागपुर बेस्ड है, महाराष्ट्र में है, होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट B एंड एक एग्जाम प्रोडक्ट Q। बेचता है ओनली विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। थर्ड लाइन पे लिखा है, बोलो बेचता है ओनली विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लायर ये है। हाँ है। इट्स एग्रीगेट टर्न इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130 लाख। वाह, धीरे धीरे ये एलिजिबल बन रहा है क्या लेने के लिए? कंपोजिशन स्कीम। टर्नओवर भी एक्सीड नहीं है, ऊपर से इंट्रा स्टेट ही बेचता है, बाहर स्टेट में बेचता नहीं है। The firm is to opt for the composition scheme अंडर 10(1) एंड 10(2) वाली स्कीम में लेना चाहता है। 10(1) 10(2) वाली मिलेगी क्योंकि ये गुड्स का डीलर है। 10(2) ये सर्विस वाली है ना, इसको 10(1) 10(2) वाली लेनी पड़ेगी। ले सकता है क्या? हाँ ले सकता है, अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से तो ले सकता है। However, its accountant is of the view that person engaged in making supply of exempted goods is not eligible for the same scheme.
इसका अकाउंटेंट कौन है, इसको पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसका कहना है कि एग्जेम्प्ट गुड्स बेचने वाले को कंपोजिशन स्कीम मिलता नहीं। ऐसा पढ़ा क्या तुमने? ऐसा क्या पढ़ा था कि कौन से गुड्स बेचने वालों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है? नोटिफाइड गुड्स। कौन से गुड्स नोटिफाइड किए हैं? पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, रूफिंग टाइल्स, ब्रिक वीक, वो सब है आइसक्रीम, बराबर है। अगर ये सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लायर होता, सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई का गुड्स करता, सिर्फ एग्जेम्प्ट, तो उसको कौन सा भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है ना। तो कंपोजिशन स्कीम तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद की स्कीम है ना। जब रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं, वो कंपोजिशन स्कीम में भी आता नहीं। बट ये रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है क्योंकि ये टैक्सेबल प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टैक्सेबल प्रोडक्ट का जीएसटी भरना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स का भरना नहीं पड़ेगा। बट ऐसा कहीं नहीं पड़ा कि एग्जेम्प्टेड वाले को मिलता नहीं कंपोजिशन स्कीम, तो इसका कहना रॉन्ग है। बस वही हमें डिस्कस करके बताना था। सो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आगे 7th क्वेश्चन, पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर 1 and 2, मतलब फिर से एक बार बोलो, 1 and 2 मतलब गुड्स वाली, गुड्स वाली। इन हरियाणा में इसने कंपोजिशन स्कीम लिया, लेंद ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, क्रॉसेस अ टर्नओवर 1.5 करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कंपोजिशन स्कीम लिया इसने, लेकिन लेने के बाद दिसंबर महीने में इसका 1.5 करोड़ से टर्नओवर क्रॉस हो गया। क्या करना चाहिए इसने? कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट होना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक मिलती थी, एक्सीड हो गई, कंपोजिशन स्कीम छोड़ एंड अपने आप को रेगुलर टैक्स पेयर बोल दे। विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर? नहीं रे, बिल्कुल नहीं। रिमाइंडर ऑफ द ईयर के लिए उसको इमीडिएटली उसको कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करके रेगुलर टैक्स पेयर भरना पड़ेगा। ऐसा चालू साल तक एंड तक मेरे को रहने दो, कंपोजिशन स्कीम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। 8 व्हाट विद इन 30 days अप्लाई करना, लेकिन पॉइंट इसकी कन्वर्ट करो, सेम डे पे यू शुड कन्वर्ट। यू अप्लाई विद इन 30 days, इसका मतलब तेरा इफेक्टिव डेट वही मानेगा जिस दिन तू कन्वर्ट होना चाहता था। ऐसा क्या? क्वेश्चन 6 का एक नोट है वो, assume that Sultan and Sons is not engaged in the manufacturing of goods as a notified। वो वाले गुड्स नहीं बनाता है। कौन से वाले? टोबैको, आइसक्रीम, पान नहीं बनाता है ना। बनाता तो उसको कंपोजिशन स्कीम देते क्या तुम? ये नहीं बनाता है, मतलब कंपोजिशन स्कीम दे सकते हो, और दी ना हमने उसको, दे दी ना हमने उसको, स्कीम दे दी। कंफ्यूजन है क्वेश्चन? नहीं 10(2)E में ये गुड्स मेंशन किए हुए जो पान मसाला वाले पड़े हो। हाँ 2A ना, वो अलग ए नहीं है, क्लॉज नहीं है, 2 के साथ बड़ा ए है। ए कौन सा ए? सर्विस वाला, दैट इज 2 के साथ ए। सेक्शन के बाद जो आता है उसे अपन बोलते हैं सब सेक्शन, और सेक्शन सब सेक्शन के बाद भी जो आता है उसे बोलते हैं क्लॉज। सो दिस इज 10 सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई। क्लॉज ई में वो लिस्ट दे दी थी उन्होंने। सो जो सब सेक्शन काम का नहीं, जो क्लॉज काम का नहीं, तुमको याद नहीं रखा, तो ई इतना सब जानने की जरूरत नहीं। बस वो प्रोडक्ट्स है, ऐसी एक लिस्ट है जिनको कंपोजिशन स्कीम हम देते नहीं है। ओके उसके लिए नोट था और कुछ। 7 डन। 8 डिटरमाइन वेदर दी सप्लाईज इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। हमें बताना है कि इनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी क्या। 10(1) 10(2) वाली, मतलब 2A वाली नहीं पूछी है, और इसका टर्नओवर बोलता है एक्सीड तो नहीं है, कॉमन में लिखा ऊपर। दोनों केसेस के लिए टर्नओवर एक्सीड नहीं है, नहीं है तो मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कर रहे लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये जो मोहन एंटरप्राइजेस है ये एंगेज्ड है ओनली इन द ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। बोले इसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा क्या? मिलेगा। पान मसाला वालों को मिलता है क्या? नहीं मिलता। किसको मालूम है? मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, रूफिंग टाइल्स, ब्रिक्स, मैन्युफैक्चरर वर्ड था। क्या वर्ड था? मैन्युफैक्चर। ये पान मसाला का ट्रेडिंग कर रहा है। मैंने एग्जांपल लिया था पान मसाला के लिए आईटीसी, जो मैन्युफैक्चरर है। नहीं तो पान मसाला इधर टपरी वाला भी दे रहा। हैंग होना भी चाहिए थोड़ा सा तू, क्योंकि ये लोग एक वर्ड को चेंज करके रखते हैं। मैं ये कब कितने दिन से बता रहा हूँ,
बस अभी तक मैं वो चीजें हाईलाइट करके बता दे, देख इधर ऐसा वर्ड है, देख इधर ऐसा वर्ड है, तो तुमको याद रहता था। आज मैंने खाली बताया नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पान मसाला वाले को कंपोजिशन स्कीम मिलता नहीं है। वो 10 to E जो अभी देखा ना, उसमें मैन्युफैक्चरर की लिस्ट है, ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला ही वाला। आंसर पढ़ना है, रुको कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 8 ना, 8। पहला सेकंड पार्ट भी कर लो कंप्लीट। Sugar manufacturers has registered office in Punjab and Haryana, sells goods manufactured by it in the neighboring states। नेबरिंग स्टेट्स में माल बेचते हैं, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इसको कंपोजिशन स्कीम नहीं देंगे। 8 का फर्स्ट सप्लायर एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। So ice cream, edible ice, whether containing cocoa or not, पान मसाला, टोबैको and tobacco substitutes, aerated waters। aerated water मतलब वो स्प्राइट, थम्स अप, वो सब aerated water हो गया, समझते हैं ना? aerated waters। फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एश ब्रिक सब छोड़ दो। रूफिंग टाइल्स, ये सबके कौन? मैन्युफैक्चरर्स। ये सबके कौन? मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम देना नहीं है। हावेवर, कैसा डाला? हावेवर इन द गिवन केस, मोहन अपना क्या कर रहा है? ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला एंड नॉट मैन्युफैक्चरिंग पान मसाला, इसके लिए इसको कंपोजिशन स्कीम देंगे। दूसरे वाले को नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा था? इंटरस्टेट। चलो ठीक है, अब याद रहना चाहिए अच्छे से। ये वो जो लिस्ट ऑफ गुड्स पढ़ा है, वो सिर्फ लिस्ट याद रख के काम का नहीं है। वो लिस्ट मैन्युफैक्चरर तू होगा तो तेरे को कंपोजिशन स्कीम मिलता नहीं है, ये वर्ड याद रख। तू खाली इंटरस्टेट सप्लाई वर्ड याद रख के नहीं चलेगा। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट अलाउड, इनवर्ड चलेगा। ये मैं बताते आ रहा हूं, तो तुम इधर गलती नहीं करोगे, मेरे को मालूम है। बट ये पान मसाला के केस में क्या था? मैन्युफैक्चरर था। ऐसा मैंने आरसीएम में भी पढ़ा है। आरसीएम की खाली लिस्ट याद रखने से नहीं होगा, उसका रिसिपिएंट भी। ये लोग बिजनेस एंटिटी लिखते हैं, तो बिजनेस एंटिटी क्वेश्चन में आएगा तो आरसीएम, कुछ और आएगा तो नो आरसीएम। याद आ रहा है? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो दिमाग में अच्छे से रखो, ठीक से रखो। 9th क्वेश्चन, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। 2 बिजनेस है दिल्ली में, सॉरी 2 प्लेसेस ऑफ बिजनेस है दिल्ली में ही, 2 जगह बिजनेस है, ठीक है, दोनों रजिस्टर्ड है, ठीक है। इट्स एग्रीगेट टर्न इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इन द बोथ द प्लेसेस इज 120 लाख, 150 करोड़ के अंदर है, 1.5 करोड़ के अंदर है। इट विश टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, पे करना क्या फर्क पड़ता है? अंडर 10(1) 10(2), 150 लाख की लिमिट है, पे कर सकता है, सब कुछ चंगा चल रहा है। फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस, वापस पढ़ू मैं, ये क्या इच्छा रखा है मालूम है? कि मेरे को कंपोजिशन लेवी लेना है फॉर वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, व्हाइल कंटिन्यूइंग पेइंग नॉर्मल लेवी फॉर अदर। इसके 2 बिजनेस है, ये एक में कंपोजिशन में जाना चाहता है, दूसरे में नॉर्मल में रहना चाहता है। ऐसा इसको करने देंगे क्या? नहीं रे सुब्रमण्यम, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर ही कैन डू सो, नहीं कर सकता। इफ ही ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर वन ऑफ द बिजनेस, he has to take composition scheme for all the businesses। one of the business के लिए composition scheme and one of the registration for normal is not allowed। बस इतना लिखना है, 2 लाइनों में खत्म करके आना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये देख क्वेश्चन नंबर 9 ना, 9 था पहले भी, मतलब कि 1.5 करोड़ की बातें जो ऊपर पढ़ा, तो आधा तो डिस्कशन वही था ना, 1.5 करोड़ के अंदर मिलेगा वो सब लिखा। फिर तेरी 2 लाइनें यहाँ पे, इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन, क्या बोला? इफ वन, इफ इधर देख, पहली लाइन देख, इफ वन, सब लोग देख रहे हैं, इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट्स फॉर नॉर्मल स्कीम, अदर बिकम इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। वही अपने ओन वर्ड्स में लिखा ना, एक जगह पे कंपोजिशन स्कीम लिया तो दूसरी जगह पे तू, एक जगह पे नॉर्मल लिया तो दूसरी जगह पे तू कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो गया, या फिर एक जगह कंपोजिशन लिया तो दूसरी जगह पे नॉर्मल के लिए तू इनएलिजिबल हो गया। अपने ओन वर्ड्स में लिखो, एक लाइन में लिखा है इन्होंने तो, द सुब्रमण्यम आइदर हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर बोथ द स्टेट्स, फॉर बोथ द बिजनेसेस, और अंडर नॉर्मल लेवी फॉर बोथ द बिजनेसेस। आगे दोनों लाइनें, यही बोल रहा ना मैं हिंदी में, या तो दोनों के लिए ले ले कंपोजिशन, या तो दोनों के लिए ले ले नॉर्मल। एक पे नॉर्मल, एक पे कंपोजिशन अलाउड होता नहीं है। यही लाइन इंग्लिश में लिखी, खत्म कर, डन। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, बस 2 ही। 10 थोड़ा लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, अच्छे से पढ़ना। मिस्टर अजय हैज अ रिपेयर सेंटर
सर्विस, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड एंड सर्विस्ड, सर्विस प्रोवाइडर है ये. His repair center is located in the state of Rajasthan and is not engaged in any interstate supply. बराबर है. अभी तक जो पढ़ा सब चंगा है. अभी तक जो पढ़ा वो सारी चीजें इसको नहीं रोक रही है. क्या करने से? कंपोजिशन स्कीम ना लेने से. लेने से रोक रही है? नहीं रोक रही है. ओके, लेने से नहीं रोक रही है. आगे. His aggregate turnover in the preceding financial is 45 लाख. एक और बात हो गई भारी, सर्विस प्रोवाइडर है, लिमिट 50 लाख की है. 10 अगर ये कंपोजिशन स्कीम लेगा तो कौन सी लेगा? 10-2A वाली. 10-2A के हिसाब से लिमिट क्या था? 50 है. 50 के अंदर है. अदर कंडीशन सेम थी. इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, दे दो इसको. उसकी सेकेंड पैरा में क्या बोल रहा है? विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट examine whether Mr. Ajay can opt for the composition scheme under 10(1)(10)(2) for the current financial year. Answer is A. Second question, or whether he is eligible to avail the benefit of composition scheme under 10(2)(A. अच्छा, हमसे पूछता है वो 10(1)(1)(2) लेगा कि 10(2)(A) वाली स्कीम लेगा? 10(2)(A) वाली लेगा. तो उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? रिपेयर सेंटर है, मतलब इज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर 10(1) and 10(2). जानबूझ के उल्टा सुल्टा लिखने का. 10(1) and 10(2) इज द कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर manufacturer and trader of goods, manufacturer and trader of goods, but 10(2)(A) has been introduced for the service provider, so since in this case Ajay has a repair center, he is a service provider and hence he can opt for the composition scheme because his turnover is up to 50 lakhs. He is not making interstate supply, that's why he can opt for the composition scheme. लेकिन under section कौन सा? 10(2)(A and applicable tax rate is 6%. जितना मालूम है सब लिखने का. हो गया आंसर. 5, 6, 7, 8 लाइन इधर ही हो गई. नेक्स्ट आगे क्या है? कंसिडरिंग द ऑप्शन पेमेंट फॉर टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, जो भी ऑप्शन उसके पास है वो तुम देखो. मैंने बोला 10(2)(A) वाला है तो उसका टैक्स भी कंप्यूट करके दो बोलता है. टैक्स कंप्यूट करके देने के लिए बाबा टर्नओवर बता. 45 लाख है क्या? 45 लाख तो पिछले साल का है. पिछले साल के टर्नओवर पे आप टैक्स भरेगा क्या? अरे पिछले साल के टर्नओवर पे आप टैक्स भरेगा क्या? नहीं. पिछले साल का टर्नओवर क्यों दिखा था? थ्रेशोल्ड के अंदर है कि नहीं देखने के लिए, 50 के अंदर कि नहीं देखने के लिए. तो इस साल का टर्नओवर से टैक्स भरने के लिए आगे दिखाओ. उसका चालू साल का करंट फाइनेंशियल का टर्नओवर कितना है? 35 लाख. सो ऑन 35 लाख एस टू पे कितना परसेंट? 6%. लेकिन 3% सीजीएसटी और एसजीएसटी. विल योर आंसर डिफरेंट? एक और क्वेश्चन में क्वेश्चन. चौथा क्वेश्चन आ गया. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ अजय प्रोक्यूर्स फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर दीज रिपेयरिंग सर्विसेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? ये बाजू के स्टेट से भी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है. अब भी तुम्हारा आंसर चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि बाजू के स्टेट से ये परचेस कर रहा है. प्रोक्यूर्स का मतलब होता है परचेस. मिस्टर अजय प्रोक्यूर कर रहा है फ्यू आइटम्स, खरीद रहा है कुछ आइटम नेबरिंग स्टेट. अरे खरीदने देना. इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड. इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई अलाउड है. इंटर स्टेट क्या अलाउड नहीं है? आउटवर्ड. मतलब एक ऐसा मास्टर क्वेश्चन है ना कि सारी अच्छी चीजें इसमें कवर्ड है. डन. आंसर खत्म. क्वेश्चन नंबर 11. Mercers United Electronics a registered dealer supplying all types of appliances in the state of Karnataka. Its aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances is 120 लाख. अभी तक जो पढ़ा मेरे को सब अच्छा लग रहा है. कर्नाटका स्टेट में माल बेचता है, इंट्रा बेचता है, 150 लाख के अंदर है. फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड रिपेयर एंड, ये चाहता है कि मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी दूं. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जिसको बेचता हूँ ना, मेरे पास ही उठा के लेके आते. क्या अरे खराब हो गया देख, तो मैं थोड़ा बहुत उसको खोल के साफ सफाई करके वापस लगाता तो ठीक भी हो जाता. फैन वाले क्या करते? खराब हो गया, साफ सफाई करने का, वापस लगाने का, चालू हो जाता. रिपेयरिंग में आ गया, सर्विस में आ गए. किस में आ गए? सर्विसेज में. तो फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि मुझे सर्विसेज भी देनी है. तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी सर्विसेज देनी चाहिए उसमें. ये मेरे को एक बात बता पहले, कौन से कंपोजिशन स्कीम में जाएगा? 10(1) and 2 वाले गुड्स वाले स्कीम में जाके भी ये सर्विसेज दे सकता है क्या? हो. कितनी? 10% ऑफ पिछले साल का टर्नओवर और 5 लाख विच इज हायर. ये वाला क्वेश्चन बना है. ठीक है. वेदर फर्म कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) 10(2)? हाँ, ही कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) and 10(2). एज द टर्नओवर में इंक्लूड सप्लाई बोथ गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज का दोनों का टर्नओवर होगा तो भी उसको 10(1) 2 मिलेगा, लेकिन सर्विसेज नॉमिनल होनी चाहिए.
एंड नॉमिनल सर्विसेज मतलब 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर और 5 लाख विच इज हायर के अंदर होनी चाहिए। इफ यस हाँ बोला ना मैंने, यस यस वो लेगा कंपोजिशन स्कीम। अप टू व्हाट अमाउंट द सर्विसेज कैन बी सप्लाइड, चलना बोलना। 12 लाख, 5 लाख और 12 लाख बिचौली डाले। इस साल का टर्नओवर नहीं दिया, उसका क्या चाहिए क्यों तेरे को? वो सर्विसेज का लिमिट लगाने के लिए 10% किसका लगाना था? प्रीसीडिंग का लगाना था। प्रीसीडिंग का टर्नओवर तो दिया 120, 120 का 10% कितना है? 12 लाख और 5 लाख का हायर। देखो अभी तुम्हें प्रोविजन दिमाग में बैठी है तो तुम्हें मालूम है आंसर 12 लाख, बट लिखते समय तुम डायरेक्ट 12 लाख लिख के नहीं आ सकते, वो पूरा मार्क्स नहीं देगा। तुझे ये भी बताना कि वो 5 लाख का भी लिमिट था। मैंने 5 लाख को 12 लाख के साथ कंपेयर करके हायर ढूंढा और हायर 12 लाख आया, इसके लिए लिमिट आंसर अपन क्या बोल रहे हैं? 12 लाख। समझता है? दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 10। आज ही चालू आज ही खत्म। छोटा सा पार्ट था, सेक्शन 9 के 7 का था, हो चुका है। पीडीएफ भेज देता हूँ जो लिख चुका हो। बाकी तुम्हारे पास ये कलर वाली पीडीएफ तो है ही, और ऑलरेडी समराइज फॉर्म में, उसमें से प्रॉपर नोटबुक बना लो। क्वेश्चन आंसर इसकी लिख के करने की जरूरत नहीं है, बस एक हाथ दूसरी बार कभी तो नजर मार लेना, ये वीडियो सुन लेना, क्वेश्चन आंसर का काम हो जाएगा, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें कवर्ड है। ठीक है, बस करते हैं आज के लिए, दैट्स इट फॉर